देखिए, CA IPCC पेपर 4 टैक्सेशन, CA IPCC पेपर 4 टैक्सेशन में आपका सिलेबस क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। आपके सिलेबस के दो हिस्से हैं, एक है डायरेक्ट टैक्सेशन जिसमें बेसिकली इनकम टैक्स आ रहा है, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स और वैट और सेंट्रल सेल टैक्स CST और सेन वैट, ये सारी चीजें यहां पर है। इनकम टैक्स अकेले 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो दिस अलोन कॉन्स्टिट्यूट फॉर 50 मार्क्स, और ये सब मिला के 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो देयर आर 2 पार्ट्स इन योर सिलेबस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें आपको पता होगा ये जो पूरा पोर्शन है रिसेंटली नवंबर 2014 से अमेंड हो गया है। पहले इतना नहीं होता था, पहले सिर्फ इसमें सर्विस टैक्स होता था और वैट होता था, बाकी सारी चीजें नहीं होती थी। ये सारी चीजें इस बार से ऐड हो गई हैं, रदर इस एग्जाम में पहली बार आया होगा। तो ये जो पोर्शन है एक्चुअली जो सिलेबस था उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है। पहले होता ये था कि बच्चे इसको कम पढ़ते थे, इसको ज्यादा, हालांकि टाइम ज्यादा यहां पे लगता था और ये 50 नंबर आसानी से तैयार करके आसानी से निकल जाते थे। तो ये एक चोर दरवाजा था जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने 2 बड़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए। अब ये चोर दरवाजा नहीं रह गया। अब आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, तभी आप यहां से निकल पाएंगे। अदरवाइज ये पोर्शन उन्होंने कंपैरेटिवली इसके बराबर कर दिया, जितनी चीजें कम थी सब उठा के यहां पे डाल दी। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बल्कि हो गया। खैर, अब हम बात करते हैं हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे अराउंड 65 लेक्चर्स में, ठीक है। 65 लेक्चर्स होंगे आपके, जो 3.5 आवर्स के होंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी लगभग 3 घंटे की आती है, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलें कि थोड़ा बहुत आगे का टाइम पीछे का टाइम निकल जाता है, ब्रेक का टाइम निकल जाता है, तो लगभग हमारी प्रोडक्टिविटी 3-3.25 घंटे की आती है। इसमें करीब 65 लेक्चर हम लोग अटेंड करेंगे। इसमें करीब आप देखेंगे 65 में से 45 लेक्चर्स तो सिर्फ यहां पर चले जाएंगे हमारे 50 मार्क्स में, और ये सारा पोर्शन हम 20 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे अगले 3 महीने करीब लगभग 4.5 महीने का पूरा कोर्स है आपका, जिसमें करीब 3 महीने हम सिर्फ इनकम टैक्स ही पढ़ते रहेंगे, और आखिरी का 1 से 1.5 महीने का टाइम जो हमें लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर लगेगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनकम टैक्स कवर करेंगे और इसमें बहुत सारे टैक्सेस कवर होंगे। पढ़ाई के लिए नंबर, दूसरी बात ये तो हुई सिलेबस की बात। दूसरी बात ये कि आपको अपनी क्लास में, जो आज थोड़ी लेट से स्टार्ट हो रही है, बाकी 11:30 से ही स्टार्ट होगी, आपको क्लास नोट्स सारे दिए जाएंगे, ठीक है। यहां से मिलेंगे आपको, कोई बुक अलग से परचेज नहीं करनी है आपको, सिर्फ इसी में ही सब कुछ है। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस के लिए फिलहाल एक बुक परचेज करनी होगी। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर की एक बुक आपको लेनी होगी। ये बुक जो हम प्रेफर करते हैं गिरीश आहूजा जी की होगी,
फॉर असेसमेंट ईयर 2015-16, ठीक है, और इस पे लिखा होगा एप्लीकेबल फॉर मई 2015, एप्लीकेबल फॉर मई 2015, ठीक है। असेसमेंट ईयर 15-16 होगा। ये बुक दो आती हैं, एक टेक्स्ट बुक आती है, एक क्वेश्चन आंसर की आती है। टेक्स्ट बुक नहीं लेनी है, क्वेश्चन आंसर लेना है, क्योंकि टेक्स्ट सारा आपके पास में है, नोट्स आपके पास में अवेलेबल है। दूसरी, आपको कोई टेक्स्ट की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको नोट दिए जा रहे हैं वो एक सिंगल साइड ब्लैंक है, पीछे साइड खाली है। जो भी नोटिंग करनी है सब उसी के ऊपर करनी है, कुछ अलग से कॉपी नहीं बनानी। कॉपी अगर आप बनाएंगे तो कॉपी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए बनाएंगे, वो आप अलग से सेपरेट प्रिपेयर करिएगा। बाकी लिखना जो कुछ भी है, जो कुछ नोट करना है, सब इसी में करना है, ठीक है। ये तो हुई आपकी क्लास में हम कैसे इन लेक्चर्स को कवर करेंगे अगले 4.5 महीनों में, और क्या क्या आपको चीजें जरूरी है। दूसरी बात ये कि जब आप आईपीसीसी में टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट आपसे ये उम्मीद करता है कि आपको वर्किंग नॉलेज हो। वर्किंग नॉलेज, वर्किंग नॉलेज से क्या मतलब है? इंस्टीट्यूट जब स्टडी मटेरियल आप इंस्टीट्यूट का उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने सीपीटी लेवल का स्तर तय रखा है, बेसिक नॉलेज। जितने भी पेपर आपके आईपीसीसी लेवल पे हैं उस पे सब इंस्टीट्यूट कहता है आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। जब आप फाइनल में पहुंचोगे तो इंस्टीट्यूट कहता है आपको एडवांस नॉलेज या एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव वर्किंग नॉलेज का है। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं वर्किंग नॉलेज का। मैं थोड़ी देर में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं कोई सब्जेक्ट नहीं है, 100 नंबर का पेपर नहीं कि 100 नंबर आया और हमने फटाफट से ये चीजें रट्टा मारी, लिख के आ गए और नंबर आ गया। इट इज अ प्रैक्टिस। टैक्सेशन का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हर व्यक्ति की, चाहे वो कॉमर्स का बंदा हो या ना हो, फाइनेंस का बंदा हो या ना हो, सबकी लाइफ में डेली यूसेज में आपका जो है टैक्सेशन, हम सुबह शाम उठते बैठे टैक्स का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रैक्टिस है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से उठाएंगे। आप देखोगे कि जो हम बड़ी सारी चीजें जो आपके सिलेबस की बाहर है उनकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इसका यूज कैसे होता है। चीजों का यूज समझना है, उसे प्रैक्टिकली समझना है, रटना कुछ भी नहीं, 100% समझना है, 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके कि अच्छा इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो ये हो गया कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम लोग क्लास में कैसे कैसे अपनी 4.5 महीने में अगला कोर्स कवर करेंगे। दूसरी बात ये भी हमने समझ ली कि हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। आज की हमारी पहली क्लास और अगली पूरी क्लास सिर्फ बेसिक के ऊपर होगी। जो आपको ये हैंडआउट दिया गया है इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये, इसमें से एग्जाम में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन ये पूरा जो हैंडआउट है आपका, ये आपको पूरे सिलेबस को समझने में मदद करेगा और पूरे सिलेबस की जो बेसिक बातें हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट चैप्टर से अपने सिलेबस के कंटेंट के ऊपर आएंगे जहां से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझोगे आप तभी आप आगे आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एज यू नो वेरी वेल कि आप लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स लॉ। लॉ पढ़ने से पहले लॉ जाने कि लॉ क्या होता है, लॉ किसे कहते हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो भाई लॉ की जरूरत क्यों होती है और लॉ होता क्या है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज वे में करना है, प्रॉपर वे में करना है, डिसिप्लिन्ड तरीके से करना है तो वो
लॉ, उसके लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दिए, अब ये काम इस तरीके से होगा, तो इसके लिए वो लॉ हो गया। जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक का लॉ है कि हर आदमी अपने लेफ्ट साइड में चलेगा, ओवरटेक करेगा तो राइट साइड से करेगा। तो ये बड़े सारे रूल्स हैं जो बेसिक रूल्स हम फॉलो करते हैं, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर ये रूल्स ना फॉलो करें तो सोचे कि कितने ज्यादा एक्सीडेंट हो सुबह से शाम तक, पता ही नहीं चलेगा कौन कहां से आ रहा है। तो बेसिकली हम सुबह से शाम तक हर जगह रूल्स और लॉ का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इनसे हम जुड़े हुए हैं, इनके बाहर जाके हम काम कर नहीं सकते, बिकॉज वी आर अ सोशल ह्यूमन। तो देयरफॉर हर चीज हमारे आसपास लॉ से बंधी हुई है। भारत देश में सेंट्रल लेवल पे 3,300 से भी ज्यादा कानून है, ठीक है। हमें पता भी नहीं होता हम बैठे बैठे कब कौन सा कानून तोड़ देते, इतने ज्यादा कानून है। तो लॉ, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मॉडर्न चीज है, बड़ी एंशिएंट है। काफी पुराने टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी कानून हुआ करते थे। और आपने लॉ के बारे में एक बड़ी यूनिक चीज सुनी होगी कि लॉ जो बनाता है वो भी उससे बाइंड होता है, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लॉ सबके ऊपर अप्लाई होता है। इवन पुराने जमाने में जो राजा कानून बनाता था वो भी उसे मानता था, क्योंकि लॉ में सब कवर होते हैं, सब, उसके लिए सब बराबर है। दूसरी बात ये कि जब हम लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि सबसे पहले लॉ क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। लॉ क्यों होता है वो भी हमने सुन लिया कि भैया लॉ चीजों को ऑर्गेनाइज वे में, प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन्ड वे में, सही तरीके से करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन अब लॉ कैसे बनता है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भैया हाउ टू फ्रेम लॉ, या फिर हाउ टू मेक द लॉ। और दूसरी बात यह कि आखिर लॉ बनाता कौन है, कौन व्यक्ति है भारत में जो कानून बना सकता है। नॉर्मली अगर आप किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछे तो क्या बताएगा, सरकार बनाती है कानून। लेकिन ये सच नहीं है, सरकार कानून नहीं बनाती। हम कुछ और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अब हम साधारण व्यक्ति थोड़े ना रह गए, अब तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बारीकी से चीजों को समझना पड़ेगा। तो जरा समझें कि पहली बात तो लॉ कहां से जनरेट होता है, शुरुआत कहां से होती है। हमारे देश में एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सब कुछ इसी के अंदर है। जितने भी कानून बने हैं सबके सब इसी की पावर से बने हुए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इससे पावर मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 245। जैसे आपने सीपीटी में पढ़ा होगा कि सेक्शंस होते हैं लॉ के अंदर, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल नंबर 245 ये कहता है कानून बनाने की पावर किसके पास में है, और ये कहता है अगर कानून सेंट्रल लेवल पे बनाना है, सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया लेवल पे, और दूसरा कानून अगर स्टेट लेवल पे बनाना है, अगर सेंट्रल लेवल पे बनाना है या ऑल इंडिया लेवल पे बनाना है तो पार्लियामेंट इज द कंसर्न्ड अथॉरिटी, पार्लियामेंट। जबकि स्टेट लेवल पे बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, विधानसभा, विधानसभा, और अदरवाइज संसद जो होती है हमारी। तो आपके पहले पेज मैंने दे रखा है पावर टू मेक द लॉ, पावर टू मेक द लॉ एज पर आर्टिकल नंबर 245। ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हां ये आपकी नॉलेज के लिए। तो पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जबकि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मतलब विधानसभा, इट में मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट्स। फिर अब अगला सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि जब कानून कौन बना सकता है, ये बात तो हम समझ गए। इसका मतलब अगर सेंट्रल लेवल पर बनाना है तो पार्लियामेंट, नहीं तो विधानसभा, ठीक है। अब अगला सवाल यह आता है कि अगर पार्लियामेंट कानून बना सकती तो क्या हर तरीके के कानून बना सकती, कोई भी A to Z? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो अब मेरे दिमाग में, मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डालता हूं, सोचिए जरा। जैसे हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक सेंट्रल का एक्ट है,
इनकम टैक्स ऑल इंडिया लेवल पे लगता है, और जो वैट होता है ये स्टेट लेवल पे लगता है। सिर्फ यूपी में, एमपी का अलग है, यूपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल को हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहें कि हम भी इनकम टैक्स बनाएंगे, हम अपना इनकम टैक्स बनाएंगे जो यूपी में लगेगा, या फिर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी बैठ के ये कहें कि हम अपना वैट लगाएंगे। एक तो यूपी वाला वैट अलग हुआ और हम इंडिया वाला वैट अलग से बनाएंगे। क्या यह संभव है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में दोनों में फिर कन्फ्लिक्ट होने लगेगा। तो पार्लियामेंट जब ये संविधान बनाया गया तो संविधान में ये बातें पहले से स्ट्रिक्टली स्पेसिफाई कर दी गई कि ये वो लिस्ट है जो स्टेट बना सकती है और ये वो कानून है जो सेंट्रल बना सकता है, जो पार्लियामेंट बना सकती है। तो वो कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको बनाया जा सकता है, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 245 के नीचे एक दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। इसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर दी गई है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब किसके बीच में पावर की डिवीजन हो रही है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इन दोनों के बीच में पावर की डिवीजन हो रही है। और पावर कैसे डिवाइड की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, संविधान के पीछे शेड्यूल्स बने हुए हैं, और ये शेड्यूल्स कौन से हैं? शेड्यूल 7 या इन शॉर्ट 7th शेड्यूल, शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो 7th शेड्यूल है, इस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। पहले आइए जरा शेड्यूल के बारे में चर्चा करते हैं कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल बेसिकली लिस्ट होती है जो किसी भी लॉ के पीछे अटैच होती है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी बात लिखनी है और मैं करंटली लॉ लिखते चला जा रहा हूं, तो पीछे बीच में अगर मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट देनी पड़ी तो मैं क्या करता हूं कि उसको वहां देने के बजाय मैं कहता हूं कि ऐसा है कि ये वाली लिस्ट पीछे जाके शेड्यूल नंबर 1 में देख लो, या लिस्ट नंबर 1 में देख लो, लिस्ट नंबर 2 में देख लो। वो शेड्यूल हो गया। जैसे आपने शेड्यूल के बारे में पहले सुन रखा है, आपने शेड्यूल के बारे में सुना होगा कहां पर? आपने सुना होगा शेड्यूल्ड बैंक। वो शेड्यूल्ड बैंक क्या है? हमारे देश में एक आरबीआई एक्ट है, उस आरबीआई एक्ट के पीछे एक शेड्यूल लगा हुआ है, उस शेड्यूल में जो बैंकों का नाम लिखा हुआ है शेड्यूल्ड बैंक है। आपने नाम सुना होगा शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड कास्ट ये क्या होते हैं? हमारे देश में कास्ट एक्ट है, उसके पीछे शेड्यूल लगा हुआ है, उस शेड्यूल में जो कास्ट लिखी हुई है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, उनको कुछ स्पेशल राइट दिए गए। तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड बैंक या उसी तरीके का ये 7th शेड्यूल है, और इस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। ये जो 3 लिस्ट हैं, इसमें जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में वो कानून की लिस्ट दे रखी है, वो लॉज दैट कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बना सकती है, इसमें वो लिस्ट दे रखी है। ठीक है। अब जैसे कि पार्लियामेंट कौन कौन से कानून बना सकती है, से फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो इनकम टैक्स ही है, इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी है, इसी तरीके से सर्विस टैक्स है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो सेंट्रल लेवल पे बनाए गए। इवन द कंपनी लॉ भी यहीं पर ही आता है। दूसरा हुआ स्टेट लिस्ट। इनमें वो कानून आते हैं, वो लॉज आते हैं दैट कैन बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वैट हो गया, या फिर बताइए स्टैंप ड्यूटी आपने पे करी होगी, कई बार आपने एफिडेविट वगैरह बनवाया होगा, स्टैंप पेपर खरीदे होंगे। ये स्टैंप पेपर कौन इशू करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये स्टैंप ड्यूटी भी स्टेट गवर्नमेंट ही रिकवर करती है। ठीक है। दूसरा हो गया, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें कौन से कानून आते हैं? इनमें वो लॉज आते हैं, लॉज दैट कैन बी मेड
by any one of parliament या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दोनों में से कोई भी। यहां तक क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो गया एग्रीकल्चरल टैक्स। एग्रीकल्चरल टैक्स ये एक ऐसा टैक्स है जो चाहे तो सेंट्रल लगा दे चाहे स्टेट लगा दे, लेकिन एक ने भी लगा दिया तो दूसरा नहीं लगा सकता, लेकिन लगा दोनों सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल नंबर 246 में दे रखा है, डिवीजन ऑफ पावर। पार्लियामेंट पढ़िए, Parliament has the exclusive power to make the laws with respect to any matters enumerated in the list 1 of 7th schedule of Constitution. जबकि legislature of any state shall also have the power to make the laws for such state or any part thereof with respect to any matters enumerated in list 2. लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लिस्ट 2 वाली चीजें बना सकता है, जबकि पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, दोनों आ गए, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर दोनों आ गए, shall also have the power to make the laws with respect to any matters enumerated in the list 3 of the 7th schedule of Constitution. ये तो बात हुई आपकी कौन कौन से लॉ कौन व्यक्ति बना सकता है। अब बात आती है कि ये जो पावर डिवाइड कर दी गई, इससे ये तो क्लियर हो गया कि कौन कौन से लॉज कौन व्यक्ति बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लॉ तो बन गया, मतलब पावर तो मिल गई, अब लॉ कैसे बनाया जाए, किस प्रोसीजर से बनाया जाए, आखिर लॉ कब एग्जिस्टेंस में आता है, कब ये जनरेट होता है। देखिए, लॉ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यहां पर एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का एक सेट प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जन लोकपाल बिल बनाना है, जन लोकपाल कानून बनाना है, तो जन लोकपाल लॉ कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या होता है कि कोई सोशल नीड अराइज होती है लॉ बनाने की। सोशल नीड से मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब कोई लॉ बनना होता है उससे पहले कुछ रीजंस होते हैं कि वो कानून क्यों बनाया जाए। जैसे कि अगर हम सोचें, कानून बनाने की सिर्फ दो ही सिचुएशन होती है, या तो कोई नया लॉ जिसके ऊपर अभी तक लॉ बना ही नहीं, कोई नई चीज जिसके ऊपर अभी तक कोई कानून नहीं बना। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी तक हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, कोल ब्लॉक में आपने सुना होगा घोटाला हुआ अभी थोड़े दिन पहले, तो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट में जो घोटाला हुआ उसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई लॉ बनाया नहीं था कि कोल ब्लॉक अलॉट करने की कोई पॉलिसी है क्या, कोई तरीका नहीं था। पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आ गया उसे दे दिया उठा के, जो मर्जी आया वो रेट उठा के दे दिया। अभी तक उसके ऊपर कानून नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है अब हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे। ये तो तरीका वो हुआ जहां पे कानून नहीं था और हमने बनाया। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि कानून बना हुआ है, जैसे करप्शन है। करप्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में करप्शन को कम करने के लिए कानून नहीं है। इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है 161 जो कहता है कि करप्शन जो करेगा या जो भी सरकारी ऑफिसर घूस लेगा उसको हम नौकरी से बाहर कर देंगे, और वो सेक्शन कहता है हम उसको सजा भी देंगे। लेकिन आपने देखा सेक्शन इनइफेक्टिव है, लोग खुलेआम करप्शन करते हैं, खुलेआम घूस लेते हैं, कोई फंसता ही नहीं है। तो इसका मतलब कानून में सुधार की जरूरत है। तो या तो नया कानून बनना है या फिर एग्जिस्टिंग कानून में सुधार होना है, इंप्रूवमेंट होनी है। तो ऐसी कोई जरूरत है। अब इस जरूरत के ऊपर गवर्नमेंट सीधे ऐसे कानून नहीं बना सकती कि जो कोई भी जो है 10 रुपए की घूस ले जाए सीधे फांसी चढ़ा दो उसे, ये भी नहीं कह सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, जब कभी भी सोशल नीड अराइज होती है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कमेटी बिठा देती है।
ये कमेटी किस तरीके की होती है? जैसे आपने बड़ी सारी कमेटीज का हो सकता है नाम सुना हो या सुनेंगे, जैसे टंडन कमेटी है, केलकर कमेटी है, या इसी तरीके से चनैया कमेटी है, बहुत सारी कमेटीज हैं, सच्चर कमेटी। ये कमेटीज क्या करती हैं? इनमें कुछ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, जैसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये लोग रिसर्च करते हैं कि जब हम कानून बना रहे हैं तो वो लॉ ऐसा बनना चाहिए जिसका वाइड इंपैक्ट हो। वाइड इंपैक्ट का मतलब हम उसे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से सोच के बनाते हैं कि ऐसा तो नहीं आज तो हमने बना दिया उसका कानून, फ्यूचर में उसका मिसयूज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसका वाइड इंपैक्ट आगे तक की सोची जाती है। चलिए, तो ये कमेटी क्या करती है? रिसर्च करती है। रिसर्च करती है, चीजों के प्लस माइनस सोचती है, अच्छाई बुराई सोचती है, और ये कमेटी फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशंस टू गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को जरूरी नहीं कि मान ले। अब गवर्नमेंट अपनी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सोचती है। जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लें, हमारे देश में एक कमेटी बनी माइनॉरिटी कमेटी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी इस वजह से बनाई गई थी जिससे माइनॉरिटीज को आगे प्रमोट किया जाए। अब माइनॉरिटीज को प्रमोट करने के लिए सच्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि उनको जॉब में रिजर्वेशन दो, उनको पढ़ाई में रिजर्वेशन दो। ये कुछ उन्होंने रिजर्वेशन टाइप की चीजें बताई। अब गवर्नमेंट क्या करती है? रिजर्वेशन, भाई गवर्नमेंट में कौन है? पॉलिटिशियंस हैं, और वो पॉलिटिशियंस फिर ये सोचते हैं अच्छा ये वाला कानून बनाया तो इससे इन लोगों को फायदा होगा। अब इन लोगों को फायदा होगा तो इन लोगों से मुझे वोट मिलेगा कि नहीं? अगर वोट मिला तो फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि अच्छा इनका कानून बनाने से इन्हें फायदा होगा तो इनको वोट तो मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कुछ दूसरे लोग हमारे विरोधी हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इनका मिल गया फिर बाकी सब लोगों का चला गया। तो वो भी सोचना पड़ता है। अब गवर्नमेंट उसमें पब्लिक इंटरेस्ट में कम, अपने इंटरेस्ट में ज्यादा सोचती है। लेकिन खैर सही है गलत है, तरीका तो खैर यही है। ये इनफॉर्मली ऐसा होता है प्रैक्टिकली। ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं, रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट अप्रूव करती है अपनी सोच से। अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस जो होती हैं, ये अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस कहां पहुंचती हैं? ये भारत सरकार में एक लॉ मिनिस्ट्री होती है। लॉ मिनिस्ट्री जो कानून विधि मंत्रालय जो कानून बनाने का काम करता है। अब ये अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस लॉ मिनिस्ट्री में जाती हैं। लॉ मिनिस्ट्री में अप्रूव्ड रिकमेंडेशन जाने के बाद में अब इसके ऊपर कानून बनना शुरू होता है। कानून बनना शुरू होने का मतलब ये कानून एग्जिस्टेंस में पहली बार यहां पर आता है। इसके अंदर लॉ मिनिस्टर नहीं बैठता कानून बनाने के लिए, इसके अंदर कुछ आईएएस पीसीएस ऑफिसर होते हैं। ये आईएएस पीसीएस ऑफिसर जो होते हैं ये कानून बनाते हैं। तो जब पहली बार कानून एग्जिस्टेंस में आता है इसको ड्राफ्ट या बिल बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, जन लोकपाल बिल। वो बिल क्या था? असल में पहला ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट मतलब अभी कच्चा है, लॉ बना नहीं है, बनने जा रहा है। ये जो ड्राफ्ट बिल होता है ये पब्लिक ओपिनियन के लिए बाहर निकाला जाता है। द रीजन इज कि बताइए अगर आपने कानून में लिख दिया कि किसी ने 10 रुपए की भी घूस ले ली उसको हम फांसी चढ़ा देंगे, अरे लोगों को पता तो चलना चाहिए। पता चला आपने 10 रुपए के ऊपर फांसी लगा दी तो आधी जनता गायब हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो इस वजह से पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको बाहर निकाला जाता है। लोगों से ओपिनियन मांगते हैं कि भैया आप क्या सोचते हो इस कानून के बारे में। और अगर किसी पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आती है कि नहीं ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उस पॉइंट को बदल देती है। तो पब्लिक ओपिनियन आने के बाद में ये बिल रिवाइज होता है और ये रिवाइज्ड बिल फिर जाता है कहां? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास में। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ये कमेटी क्या करती है? ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के लोग होते हैं, लेकिन इसका जो हेड होता है वो ऑपोजिशन का मेंबर होता है। अब बताइए, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सोनिया गांधी की अगर सरकार है और सोनिया गांधी के लॉ मिनिस्ट्री में कौन लोग बैठे होंगे? सोनिया गांधी के, भाई क्योंकि सरकार उनकी है। तो बताइए वो चाहें तो अपने फेवर में कानून बनवा सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने लिख दिया जो कोई भी करप्शन करेगा उसे 1 लाख रुपए सोनिया गांधी को देना पड़ेगा,
करप्शन कोई करे, घूस कोई ले, पहले सोनिया गांधी का हिस्सा अलग निकाल दे। कहने का मतलब ये गलत है, हम सब जानते हैं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कानून बना रहा है वो तो कुछ भी कर सकता है तो वो भी इंसान ही ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब कानून पब्लिक इंटरेस्ट में बने, ना कि सोनिया गांधी के इंटरेस्ट में। इसके लिए ऑपोजिशन बैठी होती है, ऑपोजिशन चेक करती रहती है, उसकी निगाहें इस मुद्दे के ऊपर रहती, कहीं ये जो कानून बनाने वाला है अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स तो नहीं चमका रहा, कहीं इसके बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट होती है, इससे बिल हो सकता है ये भी कुछ इसमें चीजें बदल दे, अगर कुछ चीजें बदली जा सकती हैं तो। अगर स्टैंडिंग कमेटी को ऑब्जेक्शन है तो स्टैंडिंग कमेटी के ऑब्जेक्शन के बाद में बिल फिर से रिवाइज होता है, और ये जो रिवाइज्ड बिल होता है, अब ये कहां पहुंचता है? रिवाइज्ड बिल पहुंचता है अब पार्लियामेंट में। क्लियर है? पार्लियामेंट, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट की अभी बात नहीं कर रहा, पार्लियामेंट की बात करते हैं। तो पार्लियामेंट, संसद में आप जानते हैं 2 सदन होते हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है यहां से और राज्यसभा से, इन दोनों जगह से इसे पास होना होता है। और पास कैसे होता है? बाय सिंपल मेजॉरिटी, वोटिंग होती है। लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं, अगर उसके आधे से ज्यादा यानी कि 272 मेंबर मेरे फेवर में वोट कर दें तो कानून पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर 250 मेंबर होते हैं, यानी कि 125 मेंबर से ज्यादा 126 मेंबर फेवर में वोट कर दें तो कानून पास हो जाएगा। यहां से पास होने के बाद में जब ये बिल पास हो जाता है तो इसको बोलते हैं कि भैया एक्ट बन गया, एक्ट बन गया। लेकिन ये जो एक्ट होता है अभी भारत की जनता के ऊपर अभी लागू नहीं हो जाएगा। अब ये कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट के पास में ये जाता है सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट के साइन बहुत जरूरी है, उसके पास वैसे भी कोई काम होता नहीं, उसे साइन ही करवा लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास में साइन के लिए जाता है, और सिग्नेचर होने के बाद में क्या अब ये लॉ वैलिड हो गया? वैलिड तो हो गया, लेकिन अब भी भारत की जनता के ऊपर लागू नहीं हो सकता। अब क्या होता है? फाइनली ये लॉ नोटिफाई होता है, एक नोटिफिकेशन आती है इन ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया। जब ये नोटिफाई हो जाता है ऑफिशियल गेजेट में, तो जिस दिन से नोटिफाई होता है या जो भी डेट इस नोटिफिकेशन में पड़ी होती है, उस दिन से ये कानून भारत की जनता पे लागू कर दिया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कानून बन गया हो और उसके बाद में वो रखा रहे और नोटिफिकेशन बाद में आए? ऐसे बहुत सारे कानून हैं। जैसे आप फाइनल में पढ़ेंगे कंपटीशन एक्ट होता है। कंपटीशन एक्ट बना 2002 में था, बट अप्लाई 2006 में हुआ था। रखा रहा, नोटिफाई बाद में हुआ। नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है और ये ऑफिशियल गजेट क्या होता है? ऑफिशियल गजेट भारत का राजपत्र होता है। इंडिया में कोई भी बात अगर ऑफिशियली लॉफुली अप्लाई करनी है तो वो बिना ऑफिशियल गजेट में लिखे या पब्लिश किए अप्लाई नहीं हो सकती। यानी कि इंडिया में A to Z जितने भी रूल बनेंगे वो बिना नोटिफिकेशन के बन ही नहीं सकते। दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये जरूरी है। तो देयरफॉर कानून तो बन गया, प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए, लेकिन अगर अप्लाई करना है तो नोटिफाई करना पड़ेगा। कहां? ऑफिशियल गजेट में। ऑफिशियल गजेट के बारे में आपने पहले भी सुन रखा है, आपने ध्यान करिए, आपने सुन रखा होगा गेजेटेड हॉलीडे। गेजेटेड हॉलीडे क्या होते हैं? वो छुट्टियां जो इंडिया के गेजेट में लिखी हुई हैं वो सब गेजेटेड हॉलीडे होती हैं। हर साल सरकार कुछ छुट्टियां गेजेट में नोटिफाई कर देती है, वो गेजेटेड हॉलीडे हो जाते हैं। आपने सुन रखा होगा गेजेटेड ऑफिसर। हर साल गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर भी नोटिफाई करती है। जब गवर्नमेंट जिन जिन सरकारी अफसरों के नाम उस गेजेट में डाल देती है वो सब गेजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। उसी तरीके से ये गेजेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भारत का जो राजपत्र होता है, इसमें जब गवर्नमेंट लॉ को नोटिफाई कर देती है तो ये अप्लाई हो जाता है।
क्लियर है? तो फाइनली ये लॉ बनाने का कंप्लीट प्रोसीजर है और इस तरीके से जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल एक्ट बन जाता है। ठीक है, नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एप्लीकेबल ऑन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अब अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है कंप्लीट प्रोसीजर। इस तरीके से लॉ बनते हैं। अब आप ये सोचे इससे एग्जाम में आएगा लॉ कैसे बनता है, कभी नहीं आएगा। लेकिन आप किसी फाइनल के बच्चे से भी पूछें, आधे से ज्यादा को ये नहीं पता होता कानून कैसे बनते हैं। वो सब बस रट्टा मारने की जुगाड़ में घूमते हैं कि किसी तरीके से नंबर आ जाए। नंबर तो आएंगे ही आएंगे जब आप चीजों को समझेंगे। ये बेसिक चीज इस वजह से जानना जरूरी है क्योंकि कई बार मैं आपको ये क्लास में बताऊंगा कि ये लॉ बना, ये वो सरकार ने ये वाला कानून बनाया, वो कानून बनाया। तो जब गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसका यही प्रोसीजर होता है, हर बार उसे जो है इसी तरीके से जाना होता है। अच्छा, ये तो कानून बनाने का तरीका है। अगर लेट सपोज कानून में सुधार लाने, अमेंडमेंट लानी है, चेंजेस लाने, तो क्या करना होगा? सेम प्रोसीजर। उसका भी यही प्रोसीजर होता है कि अगर नया लॉ बनाना है तो भी यही करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कानून को बदलना है तो भी यही करना पड़ेगा। और ये प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा होता है, ये नहीं कि ये 2-4 दिन में हो जाएगा, कई कई महीने और कभी कभी तो कई कई साल लग जाते हैं इसमें। तो देयरफॉर आपने शायद सुना भी होगा कि जो हमारा जन लोकपाल एक्ट था वो करीब 40 साल से लटका हुआ था। जाता था पार्लियामेंट में, पास हो नहीं पाता था क्योंकि सब लोग ऑब्जेक्शन करते थे, वो फिर अगली बार आता था। आपने सुना होगा ना कि लोकसभा राज्यसभा के भी सेशन होते हैं, जैसे अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, विंटर सेशन, फिर समर सेशन शुरू होता है। तो एक सेशन खत्म हुआ, अगर कोई बिल जो एक सेशन में डाला गया था अगर वो उसी सेशन में पास नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर से सारा प्रोसीजर। तो हर बार वो 40 साल से यही प्रोसीजर ही फॉलो होता जा रहा था, पास कभी नहीं हुआ आज तक। खैर, मुद्दे की बात यह है कि कानून कैसे बनता है ये जानना आपको जरूरी था। इनकम टैक्स एक्ट भी ऐसे ही बना होगा। अब इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं। आपने सुना होगा बजट आता है हर साल और हर साल बजट के आने के बाद में इनकम टैक्स पूरा बदल जाता है। एग्जैक्टली यही होता है। जब बजट आता है तो बजट भी इसी तरीके से पास होता है। बजट में होता क्या है? फाइनेंस बिल। वो फाइनेंस बिल यहां बनता है और फाइनेंस बिल बनने के बाद में फाइनेंस एक्ट यहां पास हो जाता है। हमारे एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई करेगा? फाइनेंस एक्ट 2014 नंबर 2, दूसरा वाला। इस साल 2 फाइनेंस एक्ट 2014 पास हुए हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2014 दूसरा वाला अप्लाई करेगा। और अभी हम समझेंगे ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करेगा, वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉ बनाए जाते हैं। ये तो अभी तक मैंने इनकम टैक्स की कोई बात नहीं करी इसमें, अभी तक सिर्फ मैंने आपको लॉ के बारे में ये समझाया कि लॉ क्या है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, कब जनरेट होता है, कब एग्जिस्टेंस में आता है, कब अप्लाई होता है। ये सारी बातें आपने समझ ली। अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे लॉ के अंदर टैक्स लॉ की, क्योंकि लॉ बहुत बड़ा है, हर एक चीज का अपना कानून है। जैसे मैंने आपको बताया 3300 से भी ज्यादा कानून है। टैक्स इज वन ऑफ देम, लेकिन टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम because this constitute the basic source of revenue to the government. सरकार की कमाई यहां से होनी है, तो गवर्नमेंट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए जरा समझें कि यह कानून कैसे ऑपरेट होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं टैक्स की, तो आइए समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स किसे बोलते हैं? टैक्सेशन लॉ। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो इट इज लाइक अ रेंट, मैं कहूंगा एक किराया है। जब कोई व्यक्ति, अगर आप अपने मकान मालिक के यहां रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड के यहां, तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया? मकान मालिक ने, जो लैंडलॉर्ड है, उसने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से एक मकान बनाया। ठीक है, जो उसने मकान बनाया वो उसने किराएदार को दिया, टेनेंट को। और एक तरीके से जो टेनेंट है वो मकान मालिक के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसका मकान इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए
इसे मकान मालिक को रेंट देना पड़ रहा है, किराया। अब आप दूसरी तरीके से सोचें, लैंडलॉर्ड की जगह आ गई भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मकान की जगह आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूज कर रहे हैं, और टेनेंट की जगह आ गया कौन? आप। तो आपने भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया, उनकी सड़कें, उनकी बिजली, उनका पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारी चीजें जो सरकारी सुविधाएं हैं जो आप हर समय उठाते रहते हैं। आप कहते हैं हम इनका पेमेंट तो करते हैं, बात सही है, आप बिजली पानी सबका टैक्सेस का पेमेंट करते हैं, लेकिन वो मान लो आप कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, सरकार नहीं देगी, हम किसी दूसरे से ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो लेना वहीं से है, तो मीनिंग देयर बाय आप उसका बिल तो देते हैं, प्लस फिर भी उनका एहसान है कि वो आपको दे रहे हैं, तो उसी एहसान के बदले में ये टैक्स। कहने का मतलब ये कि आप मकान मालिक को जिस तरीके से किराया देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से भारत सरकार को भारत में रहने के लिए, भारत की सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए एक किराया टैक्स के फॉर्म में देते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक किराया किसी ना किसी चीज से जोड़ रखा है। जैसे कि आपका लैंडलॉर्ड मकान मालिक किराए को महीने से जोड़ देता है और मकान से जोड़ देता है। वो कहता है मकान इस्तेमाल किया तो हमें इतना फिक्स अमाउंट चाहिए। उसे इस बात से लेना देना नहीं मकान मालिक को कि आपने कितना कमाया, वो कहता है हमें इतना किराया चाहिए फिक्स, उसे इसे लेना देना नहीं, आप चाहें जितना कमा लो, आपने उसका मकान इस्तेमाल किया ना, इतना किराया दे दो उसे। लेकिन भारत सरकार कुछ दूसरे तरीके से सोचती है। वो ये कहती है कि हम ये देखेंगे जो अमीर है उससे ज्यादा लेंगे, जो गरीब है उससे कम लेंगे, क्योंकि जो अमीर है इसका मतलब उसने ज्यादा इस्तेमाल किए होंगे रिसोर्सेज, तभी तो वो ज्यादा कमा रहा है, और जो गरीब है इसका मतलब वो इस्तेमाल नहीं कर पाया, इस वजह से हम उससे नहीं लेंगे। तो भारत सरकार करती क्या है, ये टैक्सेस को, किराए को किसी न किसी चीज से जोड़ देती है। जैसे कभी वो इस टैक्स को इनकम से जोड़ देती है तो इनकम टैक्स बन जाता है, कभी एक सेल से जोड़ देती है तो सेल टैक्स बन जाता है, कभी प्रोडक्शन से जोड़ देती है तो एक्साइज ड्यूटी बन जाती है, कभी सर्विस से जोड़ देती है तो सर्विस टैक्स बन जाता है। किसी ना किसी चीज से टैक्सेशन लिंक है, क्लियर है? जो ये लिंकिंग जैसे जिससे बनती है वो टैक्स बन जाता है। हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स, तो अभी हम बात करेंगे भारत सरकार इनकम के बेसिस पे टैक्स चार्ज करती है। तो जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा देगा, जो कम कमा रहा है वो कम देगा। इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, इनकम घटी टैक्स घटा। क्लियर? ये तो हमने टैक्स के बारे में सोचा। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स भी कई तरीके के होते हैं। टैक्स भारत सरकार के एंगल से अगर हम सोचें तो दो तरीके से होते हैं, एक जो डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें हमारा इनकम टैक्स का एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या? डायरेक्ट वो जो हमें दिखता है, डायरेक्ट वो जो हमें पता है कब देना है, कितना देना है, सब कुछ हमारी जानकारी के अंदर हो रहा है। इनडायरेक्ट वो जो हमें पता ही नहीं चलता लेकिन हम दे देते हैं। हमें ये नहीं पता होता हम कितना दे के आए हैं, कब दे के आए हैं, किसको दे के आए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, बस दे दिया हमने। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको लीगल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता वो डायरेक्ट है। जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है वो इनडायरेक्ट है। जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस पहली बात कौन है? whose burden या इंसिडेंस, दोनों एक ही चीजें हैं। whose burden या इंसिडेंस कैन बी शिफ्टेड, शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इनडायरेक्ट क्या? whose burden या इंसिडेंस
कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, सॉरी, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, उल्टा कर दिया मैंने, कैन बी शिफ्टेड और कैन नॉट बी शिफ्टेड, उल्टा हो गया ये, कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, तो जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता वो डायरेक्ट है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए कमाए, मेरी इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख, और गवर्नमेंट ने मुझसे कहा इनकम के ऊपर 10% दे दो मुझे। तो मैंने कहा टैक्स क्या है? टैक्स इज 10% ऑफ 1 लाख। टैक्स इज 10% ऑफ 1 लाख, यानी कि 10,000। ये 10,000 मुझे अपनी जेब से निकाल के देखना है। तो मेरे पास में बचे कितने? 1 लाख मैंने कमाए, 10,000 सरकार को दे दिए, तो 90,000 मेरे पास में बचे। यहां पर रिमेनिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट, बैलेंस इनकम जो मेरे पास में रह गई वो 90,000 रह गई। ये डायरेक्ट था, इसने मेरी इनकम को या मेरे जो पैसे मुझे मिलने थे उसको कम कर दिया, मेरे पास से गया। तो बर्डन किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर आया, क्योंकि मेरे पास से गया। इनडायरेक्ट फिर क्या है? इनडायरेक्ट देखिए क्या होता है, से फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की बात करता हूं। अगर ये मार्कर जो मार्केट में बिक रहा है सेल प्राइस की है 10 रुपए, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मुझसे भी यहां पर भी कहा कि मुझे 10% का टैक्स दो सेल के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, 10% का टैक्स निकालते हैं। सेल के ऊपर कितना आया? 1 रुपए। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिएगा यहीं पे। अगर मैं ये कहता हूं, सरकार मुझसे ये कहती है कि 10 रुपए का टैक्स चाहिए, सॉरी 10% का टैक्स चाहिए 10 रुपए पे, मैंने आपको ये मार्कर अभी भी 10 रुपए का ही बेचा और 1 रुपए अपनी जेब से दिया। ये क्या है? डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास 10 में से कितने बचे? 9। तो बर्डन 1 रुपए का मेरे ऊपर आया ना। लेकिन दूसरा तरीका देखिए क्या जुगाड़ है मेरे पास में। मैंने कहा रुको, 10 रुपए का मार्कर है, 1 रुपए सरकार मुझसे इस 10 रुपए का पेन बेचने के ऊपर ले रही है। मैंने कहा रुको भाई, पेन 10 का नहीं, पेन 11 का है। अब हुआ क्या, इधर सरकार मुझसे 1 रुपए मांग रही है और इधर आप। तो मैंने अब आपको पहले से 10 + 1, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे उधर देना है, 10 + 1 करके 11 का आपको दिया। आपसे मैंने 11 लिया, 11 में 10 अपने पास में रखे और 1 गवर्नमेंट को भेज दिया। टैक्स किसने दिया? मैंने। किसकी जेब से दिया? आपकी जेब से। आपको पता भी नहीं, आपको क्या लगा है तो मार्कर ही 11 रुपए का है। प्रैक्टिकली आपको लगा कि मार्कर 11 रुपए का। सुबह से शाम तक आप जितनी चीजें खरीदते हैं हर चीज में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है। आपको लगता है वो चीज उतने की है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो चीज उतने की नहीं है, उसमें कुछ टैक्स भी ऐड है। वो आपको पता नहीं कितने हैं, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने बेचा है आपको। क्लियर? निकला आपकी जेब से लेकिन मेरे हाथ से गया है। यही तो टैक्स मैंने दिया लेकिन बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इंसिडेंस। तो जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके वो इनडायरेक्ट है। तो नॉर्मली सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जितने भी गुड्स और सर्विस से जुड़े हुए टैक्स होते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स की होती है। सर्विस से जुड़ी हुई टैक्सेस, सर्विस टैक्स, वैट, ये भी सेल से जुड़ा हुआ टैक्स है। तो जितना भी गुड्स और सर्विस से जुड़ा हुआ टैक्स है ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस को महंगा कर देता है और सेल के टाइम पे ही बायर की जेब से पहले से टैक्सेस निकाल लिए जाते हैं और सरकार को दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होगा? इनडायरेक्ट। लेकिन इनकम टैक्स आप किसकी जेब से निकालोगे? मैंने 1 लाख रुपए कमाया, मुझसे सरकार 10% मांग रही है, मैं किसी दूसरे की जेब से 10,000 थोड़ा निकाल के दे सकता हूं, मेरी जेब में 90,000 रह जाएंगे। तो देयरफॉर इस वजह से ये क्या रह गया? डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मेरे ऊपर ही बर्डन रह गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए पढ़ते हैं इसको, टैक्स क्या है।
Let us begin by the understanding of the meaning of tax. Tax is a fee charged by the government on a product, income या activity. किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है. There are two types of taxes, direct and indirect. If the tax is levied directly on the income, levy करना मतलब impose करना, लगाना. If the tax is levied directly on the income or the wealth of a person, किसी व्यक्ति की इनकम या संपत्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स. इफ द टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस, किसी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड कोई टैक्स है तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी. इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, द पर्सन पेइंग द टैक्स passes on the incidence to another person. जैसे एग्जांपल दे रखे हैं टैक्सेस के, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स वगैरह वगैरह. नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 2 पे दे रखा है टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं. आप सोचिए टैक्सेस क्यों लगा रही है. बिकॉज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, और इन रिसोर्सेज को फर्दर इंप्रूव भी तो करना है, इन रिसोर्सेज को और बढ़ाना है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, गांव तक बिजली पहुंचानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है. तो द रीजंस फॉर द लेवी ऑफ टैक्स इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये है. रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर द मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के खर्चे कौन से, जैसे डिफेंस का खर्चा, देश की सुरक्षा का खर्चा, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड या डैम्स एटसेट्रा. यहां पर लिखा हुआ है कि द रीजन फॉर द लेवी ऑफ टैक्सेस दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो क्या कोई दूसरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होती है? और सरकार कहां से कमाती है टैक्सेस के अलावा? वो टैक्स भी टैक्स के अंदर ही होते हैं, फाइन पेनल्टीज. और सोचिए, बताइए, भारत, आपने सुना होगा कि 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट हुआ था. 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था. तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट लाइसेंस बेचती है, स्पेक्ट्रम बेचती है, यानी कि लाइसेंस बेचती है, और लाइसेंस बेच के लाखों करोड़ रुपए गवर्नमेंट कमाती है. इसी तरीके से कोल ब्लॉक अलॉटमेंट, गैस ब्लॉक अलॉटमेंट. तो गवर्नमेंट बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं गवर्नमेंट के, उन मिनरल रिसोर्सेज को बेच के भी या उनके लाइसेंस बेच के भी पैसे कमाती है. इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में पैसा लगा रखा है तो डिविडेंड की कमाई भी गवर्नमेंट को ही होती है. तो गवर्नमेंट की और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन बाकी जितनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो रेगुलर नहीं है, रोज कमाई वाली नहीं है. रोज कमाई वाली सिर्फ टैक्सेस है. ये तो स्पेक्ट्रम है, कोल ब्लॉक है, तो कभी कभी होता है, रोज थोड़ा ना हो रहा है. तो देयरफॉर दिस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि भैया टैक्स क्या होता है, और इसी तरीके से टैक्स कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और टैक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. टैक्स में जिन जिन चीजों के बारे में हमें ओवरऑल स्टडी करनी है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपनी पढ़ाई में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ेंगे. इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम इसे ही पढ़ेंगे. लेकिन जब आप फाइनल लेवल पे पहुंचोगे तो इसमें और चीजें जुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि जितना अभी आप पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है. आप ऐसे समझ के चलिए आप पूरे इनकम टैक्स का शायद 30-40% पढ़ रहे हैं. अभी बहुत है, अभी बहुत है. तो देयरफॉर इसमें और चीजें जुड़ती चली जाएंगी. जैसे अभी आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में आते हैं इनकम टैक्स रूल्स, जो कुछ हद तक 2-4 रूल आपके सिलेबस में डाले गए हैं, सारे नहीं है. तो इनकम टैक्स रूल्स 1961. जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तो इसके साथ में हम बड़ी सारी जजमेंट्स को भी रेफर करेंगे. हालांकि जजमेंट्स बहुत ही कम आपके सिलेबस में कहीं इधर उधर हैं. तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स को भी रेफर किया करेंगे. इसके अलावा हम नोटिफिकेशंस को भी रेफर करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में आने वाली नोटिफिकेशंस भी पढ़ी जाती हैं, वो भी कानून होती हैं, वो भी लॉ होती हैं. नोटिफिकेशन के साथ साथ में फिर हम
एनुअल अमेंडमेंट आती हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट, हर साल लॉ बदल जाता है। फाइनेंस एक्ट 2014, ऐसे फाइनेंस एक्ट की भी स्टडी करते हैं। मीनिंग देयर बाय जब हम कंप्लीट लॉ पढ़ते हैं तो इसमें और चीजें जुड़ती चली जाती हैं, ऐड अप होती चली जाती हैं। क्लियर है? खैर, ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ेंगे। तो खैर, ये कंटेंट होते हैं लॉ के कि इनमें और चीजें ऐसे ऐड होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो हमें पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट में या किसी भी लॉ में सेक्शंस बने हुए होते हैं, ठीक है? और हर लॉ सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 1 यहां पर भी है, और किसी भी लॉ का सेक्शन 1 किस लिए होता है? डेफिनेशन नहीं होती। किसी भी लॉ का जो सेक्शन 1 होता है वो बताता है 3 चीजें। सबसे पहले वो बताता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब ये उस एक्ट का नाम क्या है, और नाम तो बड़ा सिंपल है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। नंबर 2 पे बात आती है उस एक्ट की एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट का मतलब होता है क्या एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी है। ये लॉ कहां कहां अप्लाई होता है, और बताइए कहां अप्लाई होगा? इंडिया में। नंबर 3, एक्सटेंट के बाद बात आती है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या? डेट ऑफ स्टार्टिंग। डेट ऑफ स्टार्टिंग मतलब ये लॉ किस दिन से अप्लाई हुआ, किस दिन से शुरू हुआ, वो कमेंसमेंट की डेट होती है। तो ये किसी भी लॉ का सेक्शन 1 और 3 चीजें जरूर बताता है, ये सब में कॉमन होता है, ठीक? तो हमारे एक्ट का नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961, एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। और स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 1/4/1961 से, यहां से स्टार्टिंग हुई थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 1 ये है, लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये लगभग सभी लॉ में कॉमन रहता है सेक्शन 1। सेक्शन 2 किसका होता है? सेक्शन 2 होता है डेफिनेशन का। डेफिनेशंस सेक्शन 2 में दे रखी होती हैं हमेशा किसी भी लॉ में। तो डेफिनेशंस में आपको क्या चीजें बताई जाती हैं? किसी चीज का स्पेशल मीनिंग देना है, अगर हमें किसी चीज का अगर स्पेशल मीनिंग देना है तो वो डेफिनेशन में दिया गया होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज में कोई पर्टिकुलर मीनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हम चेयर का मतलब मान के चलते हैं, हम जानते हैं भैया चेयर का मतलब चेयर होता है। लेकिन लॉ में अगर किसी जगह पर चेयर का मतलब टेबल उन्हें बताना है तो कहते हैं चेयर इंक्लूड्स टेबल ऑल्सो। अब जहां जहां कहीं पर भी पूरे इनकम टैक्स एक्ट में हम चेयर पढ़ रहे होंगे वहां पर ऑटोमेटिकली टेबल भी इंक्लूड मानते हुए चलेंगे। हम सब जानते हैं कि चेयर का मतलब चेयर ही होता है, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि चेयर में टेबल भी मान के चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर वर्ड चेयर लिखा मिलेगा वहां वहां पर टेबल मानते हुए चलना। तो किसी भी चीज का स्पेशल मीनिंग अगर हमें देना होता है तो उसको डिफाइन कर दिया जाता है, स्पेशल मीनिंग। अब ये वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि स्पेशल मीनिंग क्या है। तो स्पेशल मीनिंग सेक्शन 2 में दे रखा होता है। ये जो सेक्शन 2 में स्पेशल मीनिंग दे रखा है, ये किसी भी टर्म का स्पेशल मीनिंग दे रखा होता है। जो हमें पहले से पता है उनका भी हो सकता है, जो हमने नहीं सुनी उनका भी हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि अगर आपको किसी चीज का स्पेशल मीनिंग नहीं दे रखा, जैसे अभी तक हम मान के चलते हैं, लेट्स सपोज चेयर को डिफाइन नहीं किया, तो जो हम कॉमन सेंस से मान के चलते हैं वही मान के चलेंगे। बट अगर किसी चीज का कॉमन सेंस वाला मीनिंग नहीं दे रखा, मतलब आपको बताया गया है कि नहीं कॉमन सेंस हटाओ, जो हम बता रहे हैं इसे मानो, तो फिर वही मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हुआ सेक्शन 2। सेक्शन 2 के बाद में जो सेक्शन 3 आता है, यहां से चीजें बदलने लगती हैं। सेक्शन 1 और 2 ये तो किसी भी लॉ में सेम होते हैं, बट 3 सबका सेम नहीं होता। कहीं पे 3 चार्जिंग सेक्शन होता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ। इनकम टैक्स में
सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर का है। इसमें यह बता रखा है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, जबकि सेक्शन 4 ये चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 4। अब बात आती है कि हम इससे पहले, अभी हम सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सेक्शन 4 से स्टार्ट करें, एक छोटी सी चीज समझते हैं कि हमने पढ़ा कि भाई इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में अप्लाई होता है। इसका मतलब अगर आप इंडिया में इनकम कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वी नीड टू नो कि इंडिया में इनकम कमाएंगे तो मतलब इंडिया में कहां इनकम कमाएंगे, कितने एरिया में इनकम कमाएंगे, तो आपको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि वी नीड टू नो अबाउट इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया की डेफिनेशन हर एक लॉ में अलग अलग होती है। हम एक्साइज में पढ़ेंगे, इंडिया कुछ और निकलेगा, इनकम टैक्स में कुछ और है, सर्विस टैक्स में कुछ और है। इंडिया जो अभी तक आप मान के चलते हैं वो तो इंडिया आपके पॉलिटिकल पर्पस से इंडिया होता है, लेकिन जब हम यहां पर इंडिया पढ़ रहे हैं तो इस लॉ के लिए इंडिया पढ़ रहे हैं। यानी कि फिर से वही बात, स्पेशल मीनिंग बता दिया तो यही मानना पड़ेगा। इसमें जितना इंडिया बताया जाएगा उतना इंडिया आपको मानना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इंडिया क्या है। नॉर्मली इंडिया कहां तक एक्सटेंड करता है? हम सब जानते हैं कि जो इनर टेरिटरी है, जो लैंड मास ऑफ इंडिया है, वो इंडिया है। लेकिन इसके बाहर जो पानी है, इसके ऊपर तो सारी कंट्रीज हैं इधर उधर। तो जहां पर दूसरी कंट्री की टेरिटरी शुरू होती है, तो जहां से दूसरी कंट्री की टेरिटरी शुरू होती है वो तो क्लियर कट इंडिया है। हम जानते हैं इधर पाकिस्तान है, उधर तिब्बत है, इधर नेपाल है, और इधर दूसरी कंट्रीज म्यांमार वगैरह है। लेकिन जहां पानी है यहां पर तो हम कह सकते हैं भैया पूरा इंडिया ही है, सब कुछ हमारा है, जहां तक कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशन के लॉ अप्लाई होते हैं। यूनाइटेड नेशन कहता है किसी भी कंट्री को उसकी टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल का एरिया दिया जाएगा। 12 नॉटिकल माइल का जो पानी होगा ये उस कंट्री का ही हिस्सा माना जाएगा। तो इस एरिया को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है, इन शॉर्ट इसे हम लोग TWI बोल देते हैं। ये कितना एरिया है? 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल का मतलब ये, एक नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होते हैं। एक नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होते हैं। तो और 12 नॉटिकल माइल का एरिया ये है, तो मीनिंग देयर बाय लगभग 20-21 किलोमीटर के आसपास कुछ बनेगा जाके। ठीक है, तो इतना एरिया, ये सब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बोला जाता है। बताइए, अगर मैं पानी में खड़े खड़े भी इनकम कमा रहा हूं तो इसका मतलब अब भी मुझे इंडिया में ही इनकम टैक्स देना है, क्योंकि ये इंडिया है। तो लेट्स सपोज अगर मेरा कोई शिप यहां जाता है और कोई मछुआरा है, फिशरमैन है, वो यहीं पे मछली पकड़ता है समुद्र में, और यहीं पर समुद्र में मछली पकड़ के दूसरे बड़े जहाज को बेच देता है। इसने इनकम कहां कमाई? पानी में। अब ये क्या कहेगा? मैं तो इंडिया में टैक्स ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इनकम इंडिया में कहा, पानी में कमाई। लेकिन हम क्या कहेंगे? बेटा तुम इंडिया में ही हो, 12 नॉटिकल माइल के बाहर जाके कमाओगे तो बात अलग है, फिर आप इंडिया में नहीं हो, फिर आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना। लेकिन जब तक आप इस 12 नॉटिकल माइल के पानी में भी हो, इसका मतलब आप इंडिया में ही हो। तो दिस ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा बताइए, जम्मू एंड कश्मीर, इज दैट ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया? जम्मू कश्मीर इंडिया है कि नहीं है? पॉलिटिकली इंडिया है। क्या बात कर रहे हो? नहीं है यार, डिस्प्यूटेड है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। पॉलिटिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। डिस्प्यूटेड है तो क्या हुआ? पॉलिटिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन होता यह है कि जो पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं पूरे इंडिया के लिए, वो जम्मू कश्मीर के लिए ऊपर अप्लाई नहीं होते। हाँ, आपने सुना होगा कि आजकल ये मुद्दा पॉलिटिक्स में बड़ा गरमाया हुआ है कि वन इंडिया की बात हो रही है। तो
वन इंडिया का मतलब क्या भाई टू इंडिया है? जी हां, लगता कुछ ऐसा ही है। से फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में या दिल्ली में पार्लियामेंट में कानून बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट, अब वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा कि नहीं होगा? वहां हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जो कहता है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट दिए गए हैं कि वहां पर अगर कोई भी लॉ अप्लाई होना है तो वहां की लोकल स्टेट गवर्नमेंट से वो पास होना चाहिए। अगर वो लोकल की विधानसभा से पास है तो इसका मतलब अब वो लॉ वहां अप्लाई होगा। लेकिन ये राइट हर जगह नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर हम डिफेंस के बारे में सोचें, अगर हम वहां पर कोई मिलिट्री एक्ट या आर्मी एक्ट लगा रहे हैं और अगर हम उनसे पूछे भैया तुम्हारे यहां पर आर्मी एक्ट या मिलिट्री एक्ट लगाएं कि ना लगाएं, तो बोल देगा नहीं लगाएं। तो हम क्या बोलेंगे, वहां से मिलिट्री हटा लेंगे क्या? इम्पॉसिबल। जो एरिया डिफेंस वाले होते हैं या जो एरिया इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव है, उनके मुद्दे, उन मुद्दों के ऊपर हम जम्मू कश्मीर से नहीं पूछते। जम्मू कश्मीर से उन चीजों के ऊपर पूछते हैं या उनसे अप्रूवल लेते हैं जो चीजें इंडिया से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो चीजें सिर्फ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वहां पर उनसे अप्रूवल ले लेते हैं। अगर उन्होंने लॉ पास कर दिया तो हमारा लॉ वहां लग जाता है। अगर उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट से लॉ पास नहीं किया तो हमारा लॉ वहां अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन ये उठता है, क्या इनकम टैक्स हमारा पास है? पास है। हमारा इनकम टैक्स पास है तो इसका मतलब इंडिया में और क्या शामिल हो गया? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया आ गया और जम्मू कश्मीर भी इंडिया का ही हिस्सा है इनकम टैक्स के पर्पस से। तो इस तरीके से हाँ, ये हमारा कंप्लीट इंडिया है। इसके बाहर एक और टेरिटरी होती है 200 नॉटिकल माइल तक। 200 ये यहां से शुरू है तो इसका मतलब अगला 188, 12 हटा दें तो अगला 188, ये जो टेरिटरी होती है शुरुआत से यहां तक, इसके बाद का जो एरिया होता है इसको हम लोग हाई सीज बोलते हैं। हाई सीज, ये 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है जिसे नाम दिया जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन शॉर्ट EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो 200 नॉटिकल माइल का एरिया होता है, यहां तक इंडिया की प्रोटेक्टिव पावर होती है। ये तो प्योर इंडिया है। 12 जो है ये तो प्योर इंडिया है, लेकिन ये एरिया इंडिया हमेशा नहीं होता। हालांकि कुछ ताकत होती है हमारे यहां पर। कैसी ताकत? यहां तक इंडिया अपनी रक्षा कर सकता है, यहां तक इंडिया अपने आप को बचा सकता है, प्रोटेक्टिव पावर यहां तक होती है। यानी कि हमारे जो नेवी वाले लोग होते हैं वो यहां पर टहला करते हैं, 200 नॉटिकल माइल दूर से हमारी रक्षा किया करते हैं। वो वहीं पे रहते हैं सालों साल पानी में, 200 नॉटिकल माइल पे। वो यहां से अगर कोई आ रहा होगा उसको यहीं पे रोक लेंगे, यहीं पे युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से 200 नॉटिकल माइल की टेरिटरी होती है। और इसके बाहर का एरिया ये सब हाई सीज कहा जाता है। इस पे किसी का अधिकार नहीं होता, सिर्फ इस एरिया को यूनाइटेड नेशन देखता है, कोई कंट्री नहीं आती यहां पर। तो इस तरीके से बाहर का एरिया हाई सीज। 200 नॉटिकल माइल में अगर लेट सपोज मेरा सवाल यह है कि अगर मैं यहां पर खड़े होकर इनकम कमाता हूं तो क्या इनकम टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज ये इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है इनकम टैक्स के लिए। जब तक इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, जब आप यही सवाल मुझसे एक्साइज में पूछोगे तो मेरा आंसर बदल जाएगा। वहां हो सकता है इंडिया कुछ और हो। सर्विस टैक्स में पूछोगे, वहां हो सकता है इंडिया कुछ और हो। इनकम टैक्स में 12 नॉटिकल माइल तक का ही इंडिया है। तो यहां तक जो भी आप कमाओगे उसके ऊपर इंडिया में ही इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो इंडिया की डेफिनेशन भी मैंने आपको दे रखी है। और बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, इस बार सीए फाइनल में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया और उसमें उन्होंने पूछा कि व्हाट इज इंडिया। ये पूछा उन्होंने, व्हाट इज इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन पूछ ली सीए फाइनल में। तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी सिंपल नहीं है और कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ आ सकता है। जो आपको अनइंपॉर्टेंट लगता है वही आ सकता है, ऐसे मान के चलो। कुछ छोड़ना तो है ही नहीं, 100% कवरेज करनी है आपको। तो आइए इंडिया की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। सेक्शन 225A, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ यूनियन, जो यूनियन की टेरिटरी है, एज रेफर्ड टू इन क्लॉज नंबर 2 and 3 ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो इंडिया की टेरिटरी बताई गई और क्लॉज 2 में क्या बताया गया होगा भाई, जितनी भी अंदर की स्टेट है ये सारी इंडिया है, और प्लस यूनियन टेरिटरीज, आपको पता है ना स्टेट के अलावा भी हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो भी इंडिया होती है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये भी सब इंडिया है। नंबर 2 और क्या इंडिया है? नंबर 2 पे इट्स टेरिटोरियल वाटर, इसका टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन as defined in Territorial Water, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zone Act 1976। इस लॉ में जितना बता दिया जाएगा उतना इंडिया है। समझिएगा जरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा इंडिया यहां तक है, लेकिन मैं आपसे यह भी कह रहा हूं साथ साथ में जब हम एक्साइज पढ़ेंगे तो कुछ और हो सकता है, या सर्विस टैक्स पढ़ेंगे कुछ और हो सकता है। बेसिकली का इंडिया बदलता रहता है। जी हां, हर एक लॉ के हिसाब से इंडिया बदलता रहता है। समझिए जरा, हमारे देश में एक कानून है, ये बड़ा लंबा चौड़ा, जिसका नाम लिखा है बोल्ड में, यही कानून है, इसका नाम है टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। बड़ा लंबा नाम है इसका, ये एक्ट है। तो ये जो एक्ट है इसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था हम दूसरे लॉ की भी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। इसका एक सेक्शन 7 है, ये भारत सरकार को ताकत देता है कि कभी भी ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकाल के इंडिया को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कहां तक? 12 से 200 तक लाया जा सकता है और 200 से 12 तक लाया जा सकता है, इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जब मैं इनकम टैक्स पढ़ता हूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि भैया क्या इनकम टैक्स में कहीं इस वाले लॉ के अंदर सेक्शन 7 में इनकम टैक्स के लिए भारत सरकार ने नोटिफिकेशन तो नहीं निकाल दी? तो अभी तक इनकम टैक्स के लिए भारत सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली, इस वजह से ये इंडिया नहीं है। लेकिन जब आप एक्साइज में पहुंचोगे तो फिर से मैं आपसे पूछूंगा, क्या कहीं इस एक्ट के सेक्शन 7 में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन तो नहीं निकाल दी और एक्साइज के में इंडिया इसको भी बना दिया हो? तो आप पाएंगे आंसर इज यस, यहां पर गवर्नमेंट ने इंडिया को बढ़ा दिया है। बट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इसका मतलब हमारा इंडिया सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक है। तो देयरफॉर जो सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड वाला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और अदर मैरीटाइम जोन है, ये उतना ही इंडिया है जितना डिफाइन किया जाए इस लॉ में। इसका मतलब इस लॉ में इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया, तो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक का ही हमारा इंडिया इंडिया है। क्लियर है? तीसरे नंबर पे सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग इट्स टेरिटोरियल वाटर। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने कहा 12 नॉटिकल माइल का पानी इंडिया है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या था? सिर्फ पानी इंडिया है। सवाल उठता है कि पानी के नीचे की जमीन भी इंडिया है? क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस है। मैंने कहा था पानी इंडिया है, क्या पानी के नीचे की जमीन भी इंडिया है? द आंसर इज यस, सी बेड, समुद्र का धरातल, क्या उस सी बेड के नीचे की मिट्टी सब सॉइल वो भी इंडिया है? द आंसर इज अगेन यस, सी बेड और सब सॉइल अंडरलाइंग द टेरिटोरियल वाटर, ये भी इंडिया है। क्वेश्चन इज कि क्या पानी के ऊपर की हवा इंडिया है? जी हां, द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। टेरिटरी मतलब इंडिया के ऊपर की हवा और टेरिटोरियल वाटर पानी के ऊपर की हवा, क्या ये भी इंडिया है? ये भी इंडिया है। अब आप कहेंगे हवा में कौन सी इनकम कमा लेंगे? सोचिए, एक एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन इंडिया के ऊपर से उड़ के जाता है और वो हवा में ही कमाई करता है सारी। किराया आप क्यों वसूलते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि वायु यात्रा करवाएंगे आपको। अब आपने हवा में पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने के लिए उससे किराया लिया, और एक एरोप्लेन जो इंडिया के ऊपर से सारी की सारी कमाई कर रहा है, तो अब ये क्या कहेगा? मैं तो इंडिया में इनकम टैक्स नहीं दूंगा। अब हमने क्या कहा? भैया इंडिया के ऊपर वाली हवा में जा रहे हो ना, इसका मतलब हवा भी इंडिया है। हवा भी इंडिया है, इसका मतलब तुम हमारे एरिया में प्लेन उड़ा रहे हो, इनकम टैक्स लाओ। बात समझ में आई आपको? तो एवरीथिंग जो टेरिटरी है और टेरिटरी के साथ का जो जुड़ा हुआ पानी है, पानी के नीचे की जो जमीन है, जमीन के नीचे की जो जमीन है और जमीन के ऊपर की जो हवा है, पानी के ऊपर की जो हवा है, ये एवरीथिंग इज इंडिया। क्लियर है?
तो यहां कहीं पर भी इनकम आपने कमा ली तो आप चक्कर में आ गए। ठीक, ये तो बात हुई हमारे इंडिया की। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स में जब हम इनकम टैक्स, अभी तो हमने ना इनकम की कोई बात करी ना टैक्स की, अभी तो सिर्फ और हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भैया इनकम टैक्स कहां अप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात, अब जो हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए समझते हैं जरा कि इनकम टैक्स कहां पर, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रैक्टिस है। तो ये कैसे मैं प्रूव करता हूं, इस चीज को जरा समझिएगा। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट इज फंक्शनिंग विद द वेरियस काइंड ऑफ मिनिस्ट्रीज। जैसे भारत सरकार के अंदर होम मिनिस्ट्री भी है, यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, यहां पर लॉ मिनिस्ट्री भी है, और वगैरह वगैरह बड़े सारे मंत्रालय और हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी बड़े सारे डिपार्टमेंट हैं। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और भी बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी दो विंग्स हैं। एक सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ध्यान से देखिएगा, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हिस्सा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है? भारत सरकार की कमाई का इंतजाम, बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू लाके देता है उसे। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट उसके खर्चे का इंतजाम करता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक अफेयर्स में कुछ सर्वे वगैरह होते हैं, जैसे जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक अफेयर्स का काम है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भारत सरकार की कमाई का इंतजाम कर रहा है, और कमाई कहां से हो रही है? टैक्सेस से। तो इसमें एक इन्होंने क्या बनाया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये भारत सरकार की डायरेक्ट टैक्स से कमाई करा के देगा। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, ये भारत सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई करा के देगा। यानी कि ये जो बोर्ड है, ये टैक्सेस की कलेक्शन करवाता है और ये उनको गवर्न करता है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स को गवर्न कर रहा है, इसमें कौन कौन से टैक्सेस आ जाएंगे? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। ठीक है, इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये भारत सरकार की दूसरे सोर्सेस से कमाई करा के देते हैं। बात समझ में आई आपको? तो जब मैं कहता हूं कि हम इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको बात समझ में आई? ये इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। आप इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे, आप असल में भारत सरकार की एक इंपॉर्टेंट विंग को एनालाइज कर रहे हैं। It is directly connected to the government of India, और it constitutes the basic source of revenue to the India, to the government. तो इस वजह से हमारी बातचीत होती रहेगी पूरे सिलेबस के दौरान इनकम टैक्स में सीबीडीटी से। हम देखेंगे बार बार अपनी पढ़ाई के दौरान सीबीडीटी की चर्चा आएगी। तो सीबीडीटी का मतलब आप समझ गए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वो है जो इनकम टैक्स के मैटर को गवर्न करती है, जो देखती रहती है कि इनकम टैक्स में क्या कमियां हैं, इसको कैसे सुधारना है, या फिर इनकम टैक्स में ऑफिसर्स को क्या डायरेक्शंस देनी है, कैसे हमें इनकम वसूलनी है, लोगों से टैक्सेस वसूलने हैं। तो ये सारी चीजें हम चर्चा करते रहेंगे। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ये होता क्या है? कुछ लोगों की बॉडी है, इसमें 10, 15, 20 लोग मेंबर होते हैं, लेकिन ये तो इसके हेड हैं। इसके नीचे भी सीरीज ऑफ ऑफिसर्स हैं, हजारों लोग
देश भर में काम कर रहे हैं जो सीबीडीटी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि सीबीडीटी 10-15 लोग मिलकर थोड़ा ना पूरे देश का टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो हजारों लोग होते हैं जो इसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स मिलकर काम करते हैं। द क्वेश्चन इज कि वो कौन से ऑफिसर्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। जरा देखिएगा, इसके अंदर एक सीरीज ऑफ ऑफिसर्स है। सीबीडीटी के अंदर सबसे पहले ऑफिसर्स आता है आपका चीफ सीआईटी। इन शॉर्ट चीफ सीआईटी मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये सीबीडीटी के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ये सबका बॉस होता है, ठीक है। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये उससे छोटा ऑफिसर होता है। इसके नीचे होता है ज्वाइंट कमिश्नर, इसके नीचे होता है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इसके नीचे होता है इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जो 3 ऑफिसर होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर, इन 3 ऑफिसर्स को हम लोग बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर, इन शॉर्ट एओ। मैं बार बार आपसे पूरे सिलेबस के दौरान एओ के बारे में बात करता रहूंगा कि एओ ने ये किया, एओ ने ये ऑर्डर पास कर दिया, एओ ने इसको नोटिस भेज दी, एओ ने पेनल्टी लगा दी। एओ का मतलब आप समझे, इन्हीं 3 में से कोई एक वो होगा। असेसिंग ऑफिसर का मतलब जो असेसी है, जो पर्सन है जो कमा रहा है, उसकी ऊपर जो कंट्रोल रखता है, वो हमारा सरकारी ऑफिसर। यानी कि हम आप इनकम कमा रहे हैं तो हमारे ऊपर कंट्रोल एओ का होगा, ठीक है। वो हमारी इनकम निकालेगा, कैलकुलेट करेगा और हमारे ऊपर ऑर्डर पास करके हमसे इनकम टैक्स वसूलेगा। ये वो ऑफिसर होता है जिससे हम डिपार्टमेंट में मिलते रहते हैं, और चूंकि मिलते रहते हैं तो यही वो ऑफिसर होते हैं जो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं। यही सबसे ज्यादा घूस चलती है, और इसमें ये आईटीओ तो गजब, सीए क्या है इसके आगे, कुछ नहीं, गजब कमाता है। तो इनकम टैक्स ऑफिस मोस्टली, वैसे ये नहीं कह रहा मैं हमेशा ये सारे के सारे 100% करप्ट ही होते हैं, बट मोस्टली यही देखा जाता है सबसे ज्यादा यहीं पर गड़बड़ी होती है। लेकिन ऑल्दो देयर आर ऑलवेज सर्टेन ऑनेस्ट पर्सन इन द डिपार्टमेंट और इन द सिस्टम, ईमानदार लोग भी होते हैं, बट जनरली ये गड़बड़ होते हैं। तो ये वो ऑफिसर होते हैं जो असेसिंग ऑफिसर बोले जाते हैं। असेसिंग ऑफिसर का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारी इनकम के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, हमारी इनकम हमारे ऊपर ऑर्डर पास करते हैं और हमसे इनकम टैक्स वसूलते हैं। इनकी चर्चा हम बार बार करते रहेंगे अपने सिलेबस के दौरान। ये आप समझ में आ गया आपको? यहां तक मैंने आपको जो भी बताया ये एक्ट से निकली हुई बात नहीं थी, लेकिन मैंने अलग से आपको बताया क्योंकि हम जगह जगह बीच बीच में इनकी चर्चा करते रहेंगे, तो आपको पता होना जरूरी है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसके आगे सेक्शन 4 से हम स्टार्टिंग करेंगे। 1 और 2 कर लिया था आपने, 3 छोड़ दीजिए, अभी 3 के ऊपर बाद में आएंगे, अब सीधे 4 पे आइए। जब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन, इट इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 जो चार्जिंग सेक्शन है ये क्या कहता है, चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि चार्जिंग सेक्शन का पहले मतलब समझे, चार्जिंग सेक्शन की क्या जरूरत है और ये क्या कहता है। चार्जिंग सेक्शन ये बैकबोन ऑफ द लॉ होती है, मतलब पूरा इनकम टैक्स एक्ट की अगर आप बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में 300 से भी ज्यादा सेक्शन है, तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट इसी सेक्शन 4 के चारों तरफ घूमता रहता है। ये बेसिक सेक्शन है जिसे चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है, जो बेसिक पर्पस ऑफ द लॉ बताता है कि अच्छा इनकम टैक्स एक्ट इसलिए बना है, ये काम होना है इनकम टैक्स एक्ट में। और हम सब जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट क्यों बना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे इनकम टैक्स वसूलना चाहती है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम विच वी हैव अर्नड, जो हमने कमाई है उसके बेसिस पे। और मैंने अभी बताया भी था आपको कि गवर्नमेंट किसी न किसी चीज से लिंक करके रखती है, और इनकम टैक्स एक्ट में उसने इनकम से लिंक करके रखा है। तो चार्जिंग सेक्शन कहता है कि अगर आपको इनकम टैक्स
कैलकुलेट करना है तो यू नीड द टोटल इनकम, यू नीड द टोटल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स। आइए पढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। सेक्शन 4 जो चार्जिंग सेक्शन है, ये कहता है कि सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज द चार्जिंग सेक्शन विच प्रोवाइड्स दैट टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। टैक्स चार्ज किया जाएगा एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, यानी कि जो फाइनेंस एक्ट हमें रेट बताएगा उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे। रेट के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है, अंडरलाइन द वर्ड रेट। दूसरी लाइन में द चार्ज इज ऑन द एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 231, अंडरलाइन द वर्ड पर्सन। चार्ज है ऑन एवरी पर्सन, तो टैक्स किसे देना पड़ेगा? पर्सन को। पर्सन कौन होता है अभी हम चर्चा करेंगे, भैया पर्सन कौन होता है। नंबर 3, द टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम, अंडरलाइन करें टोटल इनकम। द टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अंडरलाइन द वर्ड प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम कहां की निकालेंगे? प्रीवियस ईयर की। टोटल इनकम होगी प्रीवियस ईयर की और रेट होगा असेसमेंट ईयर का। टोटल इनकम होगी प्रीवियस ईयर की और रेट होगा असेसमेंट ईयर का। और इनकम टैक्स किससे वसूलेंगे? पर्सन से। कहने का मतलब ये कि ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है, ये टैक्स की कैलकुलेशन जो आपने सेक्शन 4 में पढ़ी, दिस इज द कंप्लीट समरी, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 इन सब चीजों को मिला के बना हुआ है। इसमें जिन 5 चीजों को हमने अंडरलाइन करवाया है, मैंने जो अंडरलाइन करवाया उसको अब जरा ध्यान से देखिएगा। जिन 5 चीजों को मैंने अंडरलाइन करवाया आपको, सबसे पहली लाइन में रेट, वी नीड द रेट टू कैलकुलेट द टैक्स। नंबर दूसरी वाली लाइन में मैंने पर्सन को अंडरलाइन करवाया, टैक्स किससे वसूलना है? पर्सन से। नंबर 3 वाली लाइन में मैंने अंडरलाइन करवाया टोटल इनकम, टैक्स वसूलना होता है टोटल इनकम के ऊपर। और टोटल इनकम किस दौरान निकाली गई होगी? टोटल इनकम निकाली गई होगी प्रीवियस ईयर के दौरान। इन 5 चीजों में टोटल इनकम, रेट ऑफ टैक्स, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और पर्सन, ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। तो इन 5 चीजों में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर से, फिर हम पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अभी मैंने सेक्शन 3 छुड़वा दिया था आपको, मैंने कहा था इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर है ये सेक्शन 3 में बताया गया है, जबकि असेसमेंट ईयर ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में बताया गया है। ठीक, और देखें क्या है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ध्यान से समझिएगा। प्रीवियस ईयर ये वो ईयर है जिस दौरान कोई भी व्यक्ति इनकम कमाता है। ऑन कर दिया। प्रीवियस ईयर ये वो रियल ईयर है जिस दौरान कोई भी व्यक्ति इनकम कमाता है। एंड से फॉर एग्जाम्पल 1/4/2014 से 31/3/2015 और 1/4/2015 से 31/3/2016। ठीक है, ये जो ईयर है इसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर 2014-15, जबकि इसका अगला ईयर ये कहा जाता है असेसमेंट ईयर 2015-16।
असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो प्रीवियस ईयर के अगले साल में आता है, या फिर आप उल्टी तरीके से बोलें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर वो होता है जो असेसमेंट ईयर का पिछला होता है। प्रीवियस ईयर के दौरान टोटल इनकम अर्न की जाती है। टोटल इनकम यहां हम कमाते हैं, और इस इनकम के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन नेक्स्ट ईयर में होती है। इस इनकम के ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो नेक्स्ट ईयर में होती है। देयरफॉर इसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर होता है इसका सिंपल सा अगर हम मतलब निकालें तो असेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन। असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन। जब हम कहते हैं असेसमेंट ईयर मतलब कैलकुलेशन ईयर या डिटर्मिनेशन ईयर, किस बात की कैलकुलेशन? टैक्स कैलकुलेशन। अच्छा, क्या यह पॉसिबल नहीं है कि हम जिस साल में इनकम कमा रहे हैं उसी साल में टैक्स निकाल लें? अगला क्यों? अगले की क्या जरूरत है? जरूरत है। सोचिए, अगर आप इस दौरान इनकम कमा ही रहे हैं तो आपको इनकम ही कहां पता है? हमें टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है, और टोटल कब तक पता नहीं चल सकता? जब तक 31 मार्च ना निकल जाए। जब फाइनेंशियल ईयर, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है, तो जब तक पूरा साल नहीं निकल जाएगा यू विल नेवर नो योर टोटल इनकम। जब एक बार 31 मार्च निकल गया, अब मुझे पता चली कि अच्छा इस साल मैंने ये कमाया था, अब इस पे मैंने जो कमाया था उसकी टैक्स की कैलकुलेशन अगले साल कर लेंगे। ये जो अगला साल है, इस साल सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है, इस साल सिर्फ कैलकुलेशन हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा। तो इसी वजह से इसे कैलकुलेशन ईयर, डिटर्मिनेशन ईयर या असेसमेंट ईयर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के हमेशा अगला ईयर होता है। अब एक सवाल उठता है कि ये जो प्रीवियस ईयर है, क्या ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है? मतलब क्या इज इट पॉसिबल ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हो? इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना यह है, भारत सरकार यह कहती है इस कानून के तहत कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होगा जो हमेशा 31 मार्च को खत्म होगा, जो हमेशा 31 मार्च को खत्म होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा ये 12 महीने का एक पीरियड होगा। प्रीवियस ईयर क्या 12 महीने से छोटा हो सकता है? हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस दौरान हम इनकम कमाते हैं। से फॉर एग्जांपल आप सीए बने, जैसे आप से फॉर एग्जांपल आपने मई में एग्जाम दिया, आपने मई में एग्जाम दिया तो आपका रिजल्ट निकलता है जुलाई में, और आप 17 जुलाई को सीए बन गए। 17 जुलाई 2015 को आप सीए बन गए। आपकी जॉब लग गई 17 जुलाई से। अब आपने अप्रैल, मई, जून और आधी जुलाई तो कुछ कमाया ही नहीं, क्योंकि तब आप स्टूडेंट थे। 17 जुलाई जैसे ही आप सीए बने, मान लो उसी दिन आपकी जॉब लग गई, यहां से आपने कमाना शुरू किया। तो जहां से आपने कमाना शुरू किया वहां से प्रीवियस ईयर शुरू होता है। तो क्या बताइए, प्रीवियस ईयर 1 साल से कम का भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर खत्म कहां पे होगा? हमेशा 31 मार्च को ही खत्म होगा। खत्म वो यहीं पे होगा, शुरू कहीं से भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल एक बार आपकी जॉब लग गई 17 जुलाई को, अगले साल आपका प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। फिर तो आप कमाई कर ही रहे हैं ना, फिर तो आपकी कमाई बंद कहां हुई? तो अगले साल आपका प्रीवियस ईयर फिर से 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लेकिन असेसमेंट ईयर ये तो असल में फर्जी ईयर होता है। असेसमेंट ईयर कोई रियल ईयर नहीं है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए इसको कैलकुलेशन ईयर बोल दिया गया। तो ये हमेशा रियल ईयर नहीं होता, देयरफॉर ये हमेशा 12 महीने का होता है। तो देयरफॉर ये डिटर्मिनेशन ईयर या कैलकुलेशन ईयर है। मेरे ख्याल से आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में अंतर समझ में आ गया होगा। बताइए, अब हमारे एग्जाम के लिए कौन सा ईयर एप्लीकेबल है? हमारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब प्रीवियस ईयर 2014-15 और असेसमेंट ईयर 2015-16 पे आएंगे। ये जो प्रीवियस ईयर 2014-15 है, यही फाइनेंस एक्ट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 2014 एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस एक्ट 2014 इसी साल के लिए अमेंडमेंट लेके आया है। जब कोई फाइनेंस एक्ट आता है तो किसी एक साल के लिए वो अमेंडमेंट लेके आता है। तो फाइनेंस एक्ट 2014 ही प्रीवियस ईयर 2014-15 के लिए अमेंडमेंट लेके आया है। इस वजह से हमारे एग्जाम के लिए यही
प्रीवियस ईयर 2014-15 या असेसमेंट ईयर 2015-16 एप्लीकेबल है। तो आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे सभी इसी ईयर के होंगे। आइए जरा इसी चीज को पढ़ लेते हैं, इसी चीज को पढ़ लेते हैं। पेज सेक्शन 3 पे देखिए, पहले सेक्शन 2(9) देख लीजिए, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ। यह हमेशा 12 महीने का पीरियड होगा। कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, हर साल अप्रैल के पहले दिन। इट इज देयरफॉर अ पीरियड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। इट इज द ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये वो ईयर होगा जो प्रीवियस ईयर के अगला वाला होगा। जबकि प्रीवियस ईयर क्या होता है, उसके बाद में सेक्शन 3 दे रखा है। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर है, जो असेसमेंट ईयर के पिछला है। हाउएवर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, अगर मैंने नई दुकान खोली है, नया बिजनेस शुरू किया है, या फिर मेरी नई जॉब लगी है, न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन या न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, तो प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन। प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होगा? जिस दिन हमने अपना बिजनेस या नई इनकम जनरेट करना शुरू करी, और द डेट ऑन विच द न्यू सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, the year in which the income is earned is known as the previous year, and the next year in which the income is taxable is known as the assessment year. Income tax is charged on the total income of a previous year. Income, ध्यान से पढ़िएगा, income tax is charged on the total income of previous year at the rate, कौन से रेट से? Prescribed by the relevant finance act for the assessment year. अच्छा, एक बात बताइए, कहीं आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर का इनकम ले रहे हैं तो रेट असेसमेंट ईयर अगले ईयर का क्यों ले रहे हैं? क्या हम अगले ईयर की बात कर रहे हैं? बताइए, अगर मैं कह रहा हूं इनकम प्रीवियस ईयर की और रेट असेसमेंट ईयर का है, अगर ये असेसमेंट ईयर है तो ये असेसमेंट ईयर इसी प्रीवियस ईयर की तो बात कर रहा है ना। ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि 15-16 अगले साल का रेट है। वो अगले साल का रेट नहीं, वो उसी साल का होता है। कैलकुलेशन अगले साल में सिर्फ हो रही है, इस वजह से रेट अगले साल का होता है। ये रेट अगले साल में जो दिख रहा होता है वो उसी प्रीवियस ईयर के लिए तो होता है। बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि इनकम पिछले साल की ले रहे हैं और रेट अगले साल का ले रहे हैं, वो सिर्फ कहने के लिए अगला साल है, लेकिन कैलकुलेशन पिछले साल की हो रही है। बात समझ में आ गई आपको? तो इसे आइए आगे पढ़ते हैं नोट नंबर 1 में। द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च विल बी यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर फॉर ऑल द असेसी एंड फॉर ऑल सोर्स ऑफ इनकम। If for any reason the assessee wants to close his books of accounts on any other date, he can do so. But he would be required to make up his accounts on 31 March also for the income tax purposes. जैसे आपने अकाउंट्स में क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपने कई बार 31 दिसंबर को अपनी बुक्स क्लोज करी होंगी। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनती है। इनकम टैक्स में बैलेंस शीट कभी 31 दिसंबर की नहीं बनती, हमेशा 31 मार्च की होगी, हमेशा प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च होगा। Each financial year is both previous year as well as assessment year. It is the previous year for the income earned during that financial year and assessment year for the income earned during the preceding previous year. ये बात क्लियर है आपको? बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं कि अगला साल जो 15-16 ये भी प्रीवियस ईयर होगा? क्योंकि इनकम तो आप हर साल कमा रहे हो ना। ये साल प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है। अगले साल क्या होगा? इस साल कमाना शुरू करोगे तो ये प्रीवियस ईयर होगा इस साल के लिए, असेसमेंट ईयर होगा पिछले साल के लिए। फिर इस साल का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? अगला 16-17। बताइए, ये 14-15 भी असेसमेंट ईयर है कि नहीं? किसके लिए? पिछले के लिए। तो ये 13-14 का असेसमेंट ईयर 14-15 होगा, क्योंकि वहां पर भी तो आपने इनकम कमाई होगी। तो ये हर साल प्रीवियस ईयर भी है और असेसमेंट ईयर भी है। क्लियर है? तो ईच फाइनेंशियल ईयर इज बोथ प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर। It is the previous year for the income earned during that financial year. उस साल जो इनकम कमाई उसके लिए तो ये प्रीवियस ईयर है। And the assessment year for the income earned during the preceding previous year. For example, financial year 14-15 is the current previous year.
and financial year 14-15 is the assessment year for the income earned. Financial year 14-15 is the assessment year for the income earned during the financial year 13-14. क्लियर है? तो एग्जाम्पल 1 पढ़िए. A new business is set up on 21/1/2015. 21/1/2015 को हमने एक नया बिजनेस खोला है और आपको बताना है इसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा. बताइए. न्यू सोर्स ऑफ इनकम 21/1/15 से शुरू हुई और खत्म कहां पर होगी? हमेशा 31 मार्च को होगी. तो 21/1/15 से 31 मार्च 2015 ये प्रीवियस ईयर हो गया. असेसमेंट ईयर क्या होगा? 15-16. असेसमेंट ईयर तो पूरा 12 महीने का ही होगा, 15-16. दूसरा क्वेश्चन. डॉक्टर दहिया वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन प्रोबेशन बेसिस. प्रोबेशन का मतलब समझे? टेम्परेरी बेसिस पे या ट्रेनिंग बेसिस पे. ट्रेनिंग बेसिस पे उन्हें 1/5/2014 को अपॉइंट किया गया. बताइए अगर 1/5/14 को उनको ट्रेनिंग बेसिस पे अपॉइंट किया गया तो सैलरी मिल रही होगी कि नहीं? सैलरी तो मिलती है बट कम मिलती है थोड़ी सी. जब कंफर्म हो जाता है तो बढ़ जाती है उसकी सैलरी. तो 1/5/2014 को प्रोबेशन बेसिस पे उसे अपॉइंट कर दिया गया और उसे कंफर्म किया गया 11/7/2014 को. आपको बताना है इसका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा. असेसमेंट ईयर तो 15-16 होगा. एंड भी 31/3/2015 को होगा. शुरू कहां से होगा? 11/7 से या 1/5 से? इनकम तो 1/5 से ही शुरू हो गई. हमें इससे क्या लेना देना कि आप टेम्परेरी थे या परमानेंट थे. इनकम तो कमाना शुरू कर दी ना, 1/5 से शुरू हो जाएगा. दूसरा, मिस्टर राम स्टार्टेड अ सीमेंट बिजनेस ऑन 17/2/15. तो इसका प्रीवियस ईयर यहीं 17/2/15 से शुरू हो जाएगा और 31/3/15 को खत्म हो जाएगा. बड़ी अजीब सी बात है, 2 महीने का ही प्रीवियस ईयर है. हो सकता है 5 दिन का प्रीवियस ईयर हो. 25 मार्च को शुरू किया हो और 31 मार्च को खत्म हो गया. तो प्रीवियस ईयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा पूरा का होगा. यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? अभी हमने जो डिस्कस किया इट वॉज अ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर. अब जब हम इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 4 निकालते हैं तो इनकम टैक्स निकालने के लिए टोटल इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स करना है. हम ये समझ गए कि टोटल इनकम प्रीवियस ईयर के दौरान निकाली जाएगी और रेट असेसमेंट ईयर का उठाएंगे. रेट क्या होगा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. सबसे पहले आप समझते हैं कि टोटल इनकम क्या होगी. किसे बोलते हैं टोटल इनकम, और एज पर लॉ ये टोटल इनकम क्या होती है. आइए देखते हैं. टोटल इनकम को भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 224 में. सेक्शन 224 है टोटल इनकम के लिए. टोटल इनकम गवर्नमेंट कहती है कि टोटल पूरे साल भर में जो कमाया आपने वो टोटल है, लेकिन इसको निकालने का एक तरीका है. गवर्नमेंट कहती है कि टोटल इनकम को हमने 5 हिस्सों में तोड़ा हुआ है. एक, इनकम फ्रॉम सैलरी. दूसरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तीसरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन. चौथी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. और पांचवी, अदर सोर्स. ठीक है. ये जो 5 हेड का हम टोटल कर लेते हैं, इन्हीं को हेड ऑफ इनकम भी बोला जाता है. इसके टोटल को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. ये टोटल इनकम नहीं है, ग्रॉस टोटल है. गवर्नमेंट कहती है जब आप इसका टोटल कर लेंगे तो हम यहां पर आपको कुछ छूट देते हैं, डिडक्शंस. ये छूट एक तरीके का इंसेंटिव होती हैं. गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स में छूट देने के लिए ये कुछ डिडक्शंस देती है. डिडक्शंस लेस करने के बाद में जो बचता है ये होती है हमारी टोटल इनकम.
इसकी बात हो रही थी, इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो बात समझ में आई आपको? जब मैं कहता हूं कि टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब मेरी सैलरी इनकम के ऊपर भी लगेगा, बिजनेस इनकम के ऊपर भी लगेगा, कैपिटल गेन के ऊपर भी लगेगा। इसके बारे में एक एक लाइन से जरा समझें, क्या है ये इनकम। सैलरी इनकम तो बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि जो व्यक्ति भी जॉब करेगा, वो जो सैलरी कमाएगा, उस सैलरी इनकम उसकी यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी। फिर हाउस प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति मकान किराए पे देगा, तो जो उसका किराया आएगा, किराए की इनकम हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम होती है। तीसरी बिजनेस, जो बिजनेस कर रहा है या जो सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस प्रोफेशन से आने वाली इनकम यहां आ जाएगी। कैपिटल गेन की इनकम, प्रॉपर्टी को बेचेगा, कैपिटल इनकम कमाएगा। जैसे गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची, या आपने कोई लैंड बेचा, बिल्डिंग बेची, इसको बेचने से जो प्रॉफिट कमाया वो कैपिटल गेन है। बाकी बची हुई सभी इनकम अदर सोर्स की इनकम होती है। इसको टोटल करके जो ग्रॉस टोटल आया, इसमें से हम कुछ छूट दे दी, डिडक्शंस। अब जो बचा ये है हमारी टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर हम उस रेट से टैक्स लगाते हैं जो रेट असेसमेंट ईयर में हमें फाइनेंस एक्ट बताता है। ठीक है, ये जो टोटल इनकम है ये बदलती रहती है किस बेसिस पे? ये टोटल इनकम बदलती है हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। ये मैं आपसे अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि टैक्स क्या है? किराया, एक तरीके का रेंट जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए देना है। बताइए, जो ज्यादा यूज करेगा उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए, और जो ज्यादा यूज करेगा, ये बात हम कैसे पता करेंगे? क्या एक एक आदमी के ऊपर सर्विलांस लगा देंगे कि किसने ज्यादा जो है पानी इस्तेमाल किया, सड़क इस्तेमाल करी या बिजली इस्तेमाल किया? इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट ने उसका क्राइटेरिया बना रखा है। गवर्नमेंट ने उसका क्या क्राइटेरिया बना रखा है? गवर्नमेंट ने कहा जो इंडिया में ज्यादा दिन रहेगा, हम मान लेंगे कि उसने ज्यादा इस्तेमाल किया, और जिसने ज्यादा इस्तेमाल किया वो ज्यादा टैक्स दे। इसका मतलब हम रेजिडेंशियल स्टेटस लोगों का देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितने ज्यादा दिन इंडिया में रहा। जैसे बड़े सारे विदेशी आएंगे इंडिया में, और विदेशी भी इंडिया से इनकम कमा के जाते हैं। अगर वो विदेशी इंडिया में ज्यादा दिन रहा तो उसे इंडिया में ज्यादा टैक्स देना चाहिए। क्लियर है? तो ज्यादा टैक्स वो कब देगा? जब वो ज्यादा दिन इंडिया में रहा। ये जो हमारी इनकम है ये घटती बढ़ती रहती हैं इस बेसिस पे कि हम इंडिया में ज्यादा दिन रहे या कम दिन रहे। और हम ज्यादा दिन रहे या कम दिन रहे, ये बात कैसे पता होगी? जब मुझे मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस पता होगा, जो मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि मेरे इंडिया में रहने न रहने से ये इनकम घटती या बढ़ती रहेंगी, वो हमें देखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है आपको? अब आइए पढ़ते हैं जरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बारे में। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, whether a particular income shall be taxed or not। किसी पर्टिकुलर इनकम के ऊपर टैक्स लगाएं या ना लगाएं, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द टाइप ऑफ इनकम। ये उसके रेजिडेंशियल स्टेटस और इसकी टाइप ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस इनफैक्ट एक्सप्लेन्स द कनेक्शन ऑफ अ पर्सन विद अ कंट्री। इनकम का किसी पर्टिकुलर कंट्री से क्या कनेक्शन है, एंड द टाइप ऑफ इनकम एक्सप्लेन्स द कनेक्शन ऑफ इनकम विद द कंट्री। इफ द पर्सन डू नॉट हैव एनी कनेक्शन एंड ऑल्सो द इनकम डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द कंट्री, ना पर्सन का कोई कनेक्शन है ना इनकम का कोई कनेक्शन है किसी कंट्री के साथ में, तो इनकम शैल नॉट बी टैक्सेबल। बट इफ ईदर द पर्सन और द इनकम हैज एनी कनेक्शन, द इनकम इज टैक्सेबल। तो मतलब दो चीजों की लिंकिंग देखी जाती है, क्या किसी कोई पर्सन इंडिया से लिंक्ड है कि नहीं, या कोई इनकम इंडिया से लिंक्ड है या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी लिंकिंग बनी तो इंडिया वाले टैक्स वसूल लेंगे। ठीक है, ये लिंकिंग कैसे बनती है यही तो हमें आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है, तो इसके ऊपर अभी हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। अभी सेकंड पैराग्राफ में देखें, इफ द इनकम इज टैक्सेबल इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज ऑफ इनकम। 5 हेड्स में तोड़ दी जाएगी विच आर कॉल्ड द हेड ऑफ इनकम। दैट इज, इफ द इनकम इज received from the employer it will be considered to be income under the head salary।
अगर हमारा एम्प्लॉयर इनकम दे रहा है तो वो सैलरी है। इफ द इनकम इज कनेक्टेड विद द लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मकान को किराए पे देने से जा रहा है, तो इनकम इज टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। एंड इफ द इनकम इज फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इट इज टैक्सेबल अंडर दैट बिजनेस और प्रोफेशन। इफ द एनी कैपिटल एसेट लाइक गोल्ड, लैंड, हाउस एटसेट्रा हैज बीन ट्रांसफर्ड, कोई एसेट ट्रांसफर की गई, तो इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। एंड इफ देयर इज एनी अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जैसे कि बाकी बची हुई इनकम, आप लॉटरी जीत गए या ब्याज की इनकम है, ये सारी इनकम अदर सोर्स की इनकम होती है। इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, हर हेड के अंदर कैलकुलेशन की जाएगी। इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, दैट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस रिसिप्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट हेड। कहने का मतलब ये, जब हम यहां पर इनकम ऐड करते हैं तो पहले से इस हेड के अंदर कैलकुलेशन करके लाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बड़ी सारी चीजें होती हैं प्लस माइनस करने के लिए। तो हर एक हेड के अंदर प्लस माइनस करके नेट लेके आते हैं और उन सबका नेट यहां पे लाके जोड़ते हैं। तो वही वो कहना चाहते हैं, इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर ईच हेड, पहले हर हेड के अंदर उसकी खुद की कैलकुलेशन होगी। फिर दैट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड शैल बी डिडक्टेड, अगर किसी हेड में कुछ खर्चा हुआ है उसको माइनस कर देंगे टोटल इनकम से, और जो नेट आएगा उस नेट को हम ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम ले आएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सर्टेन कंसेशंस आर अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। जब हमारा टोटल आ जाता है यहां पर ग्रॉस, तो इस ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ छूट दी जाती है। ये छूट मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव की तरह देती है, हमें फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए कुछ सेपरेट सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 80C से 80U, ये सेक्शन हम बाद में करेंगे डिटेल में। तो एक इंसेंटिव्स होते हैं हमारे लिए। तो certain concessions are allowed from the gross total income, which are called the deduction from the gross total income under section 80C to 80U. After permitting the deductions, the remaining income is called total income, and computation of total income can be shown mathematically in the manner given below. और इसमें आपको पहले सैलरी की इनकम ऐड कर रखी है सेक्शन 15 से 17 में, हाउस प्रॉपर्टी की 22 से 27 में, पीजीबीपी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम 28 से 44DB में, कैपिटल गेन की 45 से 55A में, और अदर सोर्स की 56 से 59 में। तो इस तरीके से ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ये सेक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पर जरूरत होगी मैं आपको खुद ही बताऊंगा कि ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है। फिर 80C से 80U में हमने डिडक्शन दे दी, बाकी बची टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम आती है ये कई बार रुपए या पैसे में, डिजिट डेसिमल्स में चली जाती है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह डेसिमल्स में आ जाते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो टोटल इनकम आएगी इसको राउंड ऑफ करेंगे। से फॉर एग्जांपल पहले समझे राउंड ऑफ कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इनकम आई मेरी 4,62,542 रुपए 44 पैसे, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से रूल बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट का रूल है सबसे पहला कि इग्नोर पैसे, जितने भी पैसे हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। फिर जो बचे आखिरी डिजिट, इस आखिरी डिजिट को देखो क्या ये 5 या उससे ज्यादा है। अगर ये 5 या उससे ज्यादा है तो अगला 10, और अगर 5 से कम है तो पिछला 10। बताइए कितना राउंड ऑफ होगा ये? 462, 540। बताइए अगर हम 462, 540, 4.99 कर दें तो क्या होगा? हाँ, क्या आएगा बताओ? 540। क्यों लगता है ऐसा है जैसे इसको राउंड ऑफ करके इसको 5 बना दो और 5 को 10 बना दो। ये अभी तक हम लोगों के दिमाग में ऐसा चलता था कि ऐसे राउंडिंग ऑफ होती है, लेकिन लॉ में ऐसी राउंडिंग ऑफ नहीं होती। लॉ कहता है इग्नोर द पैसे, पैसे इग्नोर करो। अब जो बचे वो देखो, लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो अगला 10, और अगर 5 से कम है तो पिछला 10। क्लियर है?
तो ये जो राउंडिंग ऑफ होती है, ये राउंडिंग ऑफ होती है अंडर सेक्शन 288A। पढ़िए, टोटल इनकम के नीचे दे रखा है आपको, टोटल इनकम shall be rounded off under section 288A in the multiple of 10 and for this purpose any paisa shall be ignored and if the last digit is 5 or more it will be rounded off to the higher multiple, otherwise it will be rounded off to the lower multiple। तो 10 रुपए में राउंडिंग ऑफ होगी। राउंडिंग ऑफ 100 रुपए में नहीं हो सकती, 10 रुपए में ही होगी। यहां तक क्लियर है? ये अभी जो आपने पढ़ा ये थी टोटल इनकम। हमने कुल मिला के 5 चीजें डिस्कस करनी थी। कौन कौन सी? सबसे पहले पर्सन, फिर टोटल इनकम, रेट, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। हमने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, टोटल इनकम डिस्कस कर लिया। क्या बचा? पर्सन और रेट। ठीक है, रेट तब तक नहीं बचाए जा सकते जब तक मैं आपको पर्सन ना बता दूं, क्योंकि रेट हर एक पर्सन के अलग अलग हैं। पहले हम पर्सन समझेंगे और फिर हम रेट। तो पर्सन के बारे में मैं आपसे अब अगली नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है।